पड़ेगा वो एक है। सेक्शन 28 पढ़ेंगे, कुछ अमेंडमेंट होता है तो क्या करना है। सेक्शन 29 पढ़ेंगे, कैंसिलेशन, एंड फाइनली सेक्शन 30 रिवोकेशन। ये सारे सेक्शन बहुत ज्यादा है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारा टॉपिक बिगिन करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट, पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर इन जीएसटी। ओके, टर्नओवर मतलब क्या, सेल, जो आप बेचते हो वो, जो रेवेन्यू होती है वो, इनकम इन शॉर्ट। ठीक है, अभी हम लोग सीख रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर। इसका क्या मतलब। सी फर्स्ट, पहला काइंड ऑफ सप्लाई होता है टैक्सेबल सप्लाई। एक सप्लाई होता है टैक्सेबल सप्लाई, मतलब वो सप्लाई जिसपे हम जीएसटी चार्ज करते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड पे करते हैं। जैसे अगर मैं कंप्यूटर बेचता हूँ, मोबाइल सेल करता हूँ, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी गुड सेल करता हूँ। अगर हम सर्विस की बात करें, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं एडवर्टाइजिंग दूं, ऑनलाइन गेम्स खिलाऊं, कंस्ट्रक्शन करूं, एनुअल मेंटेनेंस, ये सारी चीजें टैक्सेबल गुड्स में आती है या टैक्सेबल सर्विसेज में आती है। अगर मैं ये देता हूं और मेरे पास जीएसटी नंबर है तो मुझे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट नेचर ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। फिर दूसरा आता है एग्जम सप्लाई। मतलब क्या कि ये मैं कितना भी बेचूं इस पे जीएसटी नहीं आएगा। एग्जम गुड्स मतलब वो गुड्स जो एग्जम्प्ट है, जिसपे जीएसटी है ही नहीं, वो वाले। जैसे हियरिंग एड्स होते हैं ना, सुनने की मशीन होती है, बैंगल्स होती है, फिर ये क्या है हमारा गुड जो बोलते हैं गैगरी, टोमेटोज, पोटैटोज, ये सब कुछ पे जीएसटी कभी नहीं लगता। कभी सुना है दुकानदार ने जीएसटी चार्ज किया टोमेटो पे? नहीं। ठीक है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब कुछ एग्जम कैटेगरी में है, इस पे कभी भी जीएसटी नहीं आ सकता। ओके, एंड सेम में एग्जाम सर्विसेज रहती है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो या डॉक्टर की फीस देते हो तो उस पे कभी भी जीएसटी नहीं आता, माफ है। फिर स्कूल के बच्चों की फीस, कभी भी जीएसटी नहीं आता। आप जू में जाओ, म्यूजियम में जाओ, ये सब कुछ एग्जम्प्ट में कैटेगरी। सिमिलरली आप डांस, मार्शल आर्ट्स करो, ये सब पे जीएसटी नहीं आता है सर, क्योंकि ये सब पे एग्जाम कैटेगरी में डाल दिए। समझ गए आप लोग। तो ये एक दूसरा काइंड ऑफ सप्लाई, एग्जाम सप्लाई। फिर हम आते हैं थर्ड काइंड ऑफ सप्लाई में, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई। यार ये क्या है, एग्जाम जैसा ही नहीं लगता है। ये क्या है, एग्जाम मतलब क्या कि इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, जैसे रेट होता है ना 5%, 12%, वैसे एग्जम्प्ट। ये नॉन टैक्सेबल मतलब ये जीएसटी एक्ट से ही बाहर है, मतलब वो जिसपे कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। जैसे पेट्रोल है ना, इस पे आज भी कौन सा है, एक्साइज एंड वैल्यू एडेड टैक्स। अगर इसको जीएसटी पे डाला तो जीएसटी लगे। डीजल भी आज तो जीएसटी एक्ट में है बट आज भी पुराने टैक्सेस ही लग रहे। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, फिर नेचुरल गैस, जो आपका महानगर गैस यूज करते हो ना, कभी बिल देखा है क्या, जीएसटी नहीं लगता उसमें, आज भी पुराने टैक्सेस लग रहे। एंड अल्कोहल, ये सब पे आज भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, आया तो देखेंगे बट अभी तो पुराने टैक्सेस है। तो ये थर्ड काइंड ऑफ सप्लाई। फोर्थ है जीरो रेटेड सप्लाई। यार ये क्या है, जीरो रेटेड मतलब क्या, समझा। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विस आउटसाइड इंडिया या किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो मैं एक लेक्चर है उसमें एक्सपोर्ट, उसमें मैं समझाऊंगा। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट यानी इंडिया के बाहर बेच रहे हैं, फॉरेन करेंसी आ रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दे रहे हैं, ये देखो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एसईजेड कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दे रहे हैं, अगर यहाँ पे है तो ये सारे एग्जम्प्ट नहीं कहना। ठीक है, ये सारे को क्या कहेंगे हम लोग, जीरो रेटेड। मतलब गुड्स तो टैक्सेबल है, सर्विस भी टैक्सेबल है, बट सिंस एक्सपोर्ट किया है इसलिए इसको जीरो रेटेड की कैटेगरी में डालें। ठीक है, सो एक्सपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट और चार्ज जीएसटी। अगर मैं गुड्स आउटसाइड इंडिया बेच रहा हूँ, सर्विस आउटसाइड इंडिया दे रहा हूँ, मैं कभी भी उस पर जीएसटी नहीं लगा सकता, ये रूल है, याद रहेगा। एक्सपोर्ट, ये एग्जम्प्ट मत बोलना कभी भी, एक्सपोर्ट मतलब एग्जाम, वो गलत है। एक्सपोर्ट को बोला गया जीरो रेट। ठीक है, अब सुनो, कब पर्सन को जीएसटी नंबर लेना है ये सीखो। ठीक है, आप लोग को क्या जीएसटी नंबर है क्या किसी के पास? 99% तो नहीं होगा। कब लेना है तो सुनो, अगर मेरा टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी जीरो रेटेड सप्लाई,
ये सब कुछ मिला के, ये सब कुछ मिला के इन सबका टोटल अगर 20 लाख के ऊपर जा रहा है, ये सबका टर्नओवर अगर 20 लाख या उससे ऊपर, सॉरी एक्सीड 20 लाख के ऊपर है, तो मुझे जीएसटी नंबर लेना। वापस बोलता हूँ, ये सारे सप्लाई टैक्सेबल, एग्जेम, नील, नॉन, जीरो सब मिला के अगर मेरा 20 लाख के ऊपर जा रहा है तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर 20 लाख से नीचे है या 20 लाख है तो जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज याद रखना। ठीक है, तो 20 लाख इज द लिमिट। ओके, सुनो, एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इफ उसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, एग्रीगेट एनुअल मतलब सब कुछ टैक्सेबल, एग्जेम, नॉन जीएसटी सब मिला के अगर 20 लाख से ऊपर जा रहा है तो जीएसटी नंबर लेना। अगर 20 लाख तक है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, चाहिए तो लो वरना मत लो, चाहिए तो ले लो वरना नहीं लेना, ले सकते हो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो 20 लाख के ऊपर कंपलसरी लेना, अप टू 20 लाख ऑप्शनल है, यस और नो दोनों चलते हैं। ओके, लेकिन हाँ एक सेक्शन 24 है जो मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, उधर 1 रुपए का भी टर्नओवर हुआ तो लेना पड़ेगा, वो मैं बाद में समझाऊंगा। क्या अब तक किसी को डाउट है 20 लाख वाला? नो सर। ग्रेट, चलो अब इसकी केस स्टडी करते। सिंपल, सपोज मैं सप्लायर हूँ, मेरा टैक्सेबल सप्लाई है 15 लाख रुपए, कंप्यूटर बेचता हूँ। ठीक है, मैं इसको स्कूल भी चला रहा हूँ, एग्जाम सप्लाई से 3 लाख रुपए, करेक्ट। मैं नॉन जीएसटी पेट्रोल डीजल भी बेचता हूँ से 2 लाख रुपए, एंड मैंने एक्सपोर्ट भी किया है 5 लाख। तो अगर आप टोटल टर्नओवर देखो तो 25 लाख। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन, क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है? मेरा टोटल भले ही 25 लाख, बट टैक्सेबल देखो तो सिर्फ 15 लाख। क्या व्यू है? सर लेना पड़ेगा, एग्रीगेट 25 लाख लेना पड़ेगा। वेरी गुड, चलो यहाँ पे वही कहा है, लैंग्वेज यूज क्या है सेक्शन 22 में, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टैक्सेबल, एग्जाम, नील, नॉन सब कुछ आ गया। ठीक है, सिंस एग्रीगेट एक्सीड 20 लाख, सप्लायर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सप्लायर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 24। इसका शॉर्ट नोट काफी बार एग्जाम में पूछा है, कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में समझते। ठीक है, चलो ध्यान देना सब लोग, और प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना बीच में, नो प्रॉब्लम। सपोज ये कौन है? मिस्टर इरफान खान। इनकी एक दुकान है महाराष्ट्र में, ये साड़ीज बेचते हैं, एंड इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड। करेक्ट, ये साड़ीज बेचते महाराष्ट्र में विद इन द स्टेट, महाराष्ट्र के ही है, एंड महाराष्ट्र में बेचते विद इन द स्टेट। ओके, महाराष्ट्र में कितना रेवेन्यू कमाया? 5 लाख। इनको एक ऑर्डर मिला दिल्ली से 1 लाख रुपए, इनको एक ऑर्डर मिला दिल्ली से 1 लाख रुपए। अब इन्होंने फटाफट, इतना बड़ा ऑर्डर मिला 1 लाख का, तो सारी सप्लाई कर दी आउटसाइड द स्टेट, महाराष्ट्र से दिल्ली भेज दिया 1 लाख रुपए का। फिर उनको एक ऑर्डर मिला लंदन से, या लंदन यानी एक्सपोर्ट हो गया 2 लाख का, तो सारी एक्सपोर्ट कर दी 2 लाख रुपए। ठीक है, अब इरफान खान का क्या कहना है? इसका व्यू है कि विद इन महाराष्ट्र मेरा 5 लाख है, दिल्ली में मेरा 1 लाख है, इंडिया के बाहर मेरा 2 लाख है, वो भी टोटल कितना हो रहा है? टोटल कितना? 8 लाख हो रहा है, टर्नओवर इज बिलो 20 लाख, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये उनका व्यू है, और ये मेरा भी व्यू है कि बात तो सही, बात तो सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ कहा है वो सुनो। गवर्नमेंट ने कहा है कि सेक्शन 24 में क्या लिखा है मिस्टर इरफान, दैट अगर आप टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहे हो, वापस बोलता हूं, एग्जाम नहीं बोल रहा हूं, अगर आप टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहे हो आउटसाइड द स्टेट और आउटसाइड द कंट्री, 1 रुपए का भी मेरा टर्नओवर है तो मुझे कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। क्या बोला मैंने? वापस बोलता हूँ, सुन लो। सेक्शन 24 में क्या लिखा है, फिर अगर मैं टैक्सेबल गुड्स, गुड्स सर्विस नहीं लिखा, अगर मैं टैक्सेबल गुड्स बेचता हूँ आउटसाइड द स्टेट या आउटसाइड द कंट्री, 1 रुपए का भी टर्नओवर है तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये रूल है। ओके, टैक्सेबल गुड्स
तो मुझे कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन 24 सिर्फ गुड्स के बारे में बोलता है, वो कहीं भी सर्विस के बारे में नहीं बोल रहा है। तो अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द कंट्री, कुछ भी कर रहा हूँ, 20 लाख तक लेने की जरूरत है। याद रहेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। आप अगर गुड्स बेच रहे हो, बिजनेस कर रहे हो एंड आउटसाइड इंडिया या आउटसाइड आपने स्टेट बेचा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, तो ये एक डेंजरस रूल है, बट है, क्या करें। तो अगर सेक्शन 24 में गुड सप्लाई कर रहा हूँ आउटसाइड द स्टेट या आउटसाइड द कंट्री, मुझे कंपलसरी जीएसटी नंबर है। बट अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है अप टू 20 लाख। 20 लाख के ऊपर कंपलसरी, 20 लाख के ऊपर कंपलसरी, 20 लाख तक ऑप्शनल। इज इट ओके? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यस सर। सर इसके पहले जो एग्रीगेट टर्नओवर आपने बताया, दैट एग्रीगेट टर्नओवर इज फॉर द स्टेट और फॉर एंटायर कंपनी? एंटायर पैन वाइज सर, पैन वाइज होता है। पैन इंडिया। हाँ। ओके, तो कोई भी स्टेट का आपका बिजनेस हो, पैन इंडिया अगर आपका टर्नओवर, मतलब बैलेंस शीट में जो टर्नओवर है आपका, अगर 20 लाख से एक्सीड हुआ। यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, सुनो। अब ये इरफान खान की कहानी है, ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड। अब ये पॉइंट थोड़ा गलत है, बट है, मेरा फॉल्ट नहीं है। सुनो, एक एग्जीबिशन हो रहा था दिल्ली में। एग्जीबिशन होता है ना, आप लोग कुछ खरीदने जाते हो, बेचने जाते हो, वैसा होता है ना, ग्राउंड में बड़े बड़े एग्जीबिशन, वैसा। तो ये भाई साहब का एक एग्जीबिशन था दिल्ली में। तो ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ सप्लायर, बायर नहीं, खरीदने उधर नहीं जा रहे, दिल्ली में जाके बेचेंगे। ये दिल्ली जा रहे हैं एंड दिल्ली में सामान बेचेंगे। ही इज एक्टिंग एज अ सप्लायर इन दैट एग्जीबिशन। अब दिल्ली गए, दिल्ली में पार्टिसिपेट किया एग्जीबिशन में एंड वहां पे साड़ीज बेची। देखो बहुत सारी साड़ीज बेची दिल्ली में। करेंगे, देखो एग्जीबिशन होता है ना, वहां पे पार्टिसिपेट करके ये सब बेच दिया। ओके, उन्होंने किसका प्लेस ऑफ बिजनेस यूज किया है? ऑब्वियसली दिल्ली में गए तो दिल्ली का जगह यूज किया। अब कहाँ रजिस्टर्ड थे? महाराष्ट्र। बराबर है। गुड्स कहाँ सप्लाई किए? दिल्ली में। तो बेचारे ने क्या चार्ज किया? आईजीएसटी चार्ज किया। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। आउटसाइड द स्टेट है ना, तो आईजीएसटी चार्ज कर दिया है। अब क्या हुआ? गवर्नमेंट कुछ कह रही है, सुनो, जो गलत है बट लॉ का पार्ट है, मेरा गलती नहीं। क्या पूछ रहे? मिस्टर इरफान, यू आर सप्लाइंग साड़ीज फ्रॉम विच स्टेट? कहां से बेच रहे हो? कहां पे नहीं, कहां से बेच रहे हो? तो इन्होंने बोला दिल्ली से बेच रहा हूँ। ठीक है, मिस्टर इरफान, आपने कौन से स्टेट का जगह यूज किया है? तो ये बोल रहे मैंने दिल्ली से बेचा, तो ऑब्वियसली दिल्ली का जगह यूज किया। तो गवर्नमेंट कुछ क्या है? You shall be compulsory required to get registered in the state of Delhi as a casual taxable person. कैसे रजिस्टर होना है? As a casual taxable person. तो सप्लायर को महाराष्ट्र में तो रजिस्टर्ड है, प्लस दिल्ली में दूसरा जीएसटी नंबर लेना है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये कि अगर मैं अभी सपोज महाराष्ट्र में हूँ, मैं दिल्ली आता हूँ, एग्जीबिशन में पार्ट लेता हूँ एंड एग्जीबिशन से सामान बेचता हूँ। आई सेल गुड्स थ्रू एग्जीबिशन। ठीक है, सिंस मैं दूसरे स्टेट में आया हूँ गुड्स बेचने के लिए, मुझे उस स्टेट में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये कहा, अभी आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि व्हाट नॉनसेंस, मैं सारी एग्जीबिशन में बेच रहा हूँ, खाली 3 या 5 दिन का एग्जीबिशन है, फिर तो मैं वापस महाराष्ट्र चला जाऊंगा। हाँ, मुझे थोड़ी यहाँ पे रहना है, विल गो बैक टू महाराष्ट्र। तो गवर्नमेंट क्या कहता है? वो गवर्नमेंट कह रहा है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, तो आपको 1 दिन का भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है, बट मैक्सिमम 90 दिन, 90। क्या बोल रहा है? अगर आप लोग एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ले रहे हो तो आपको 1 दिन का भी रजिस्ट्रेशन मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज का मिलता है। ओके, एंड हाँ सुनो क्या कह रहा है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो आपको 5 डेज इन एडवांस में लेना पड़ता है।
5 दिन पहले लेना पड़ेगा। जैसे एग्जीबिशन है 10th अप्रैल को, तो ये रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एटलीस्ट बाय 5th अप्रैल, 5 दिन इन एडवांस। ओके, एंड नॉनसेंस पॉइंट एक और है कि सप्लायर को एस्टिमेटेड बेस पे जीएसटी भरना है 5 डेज इन एडवांस। एस्टिमेटेड बेस पे जीएसटी भरना है 5 डेज इन एडवांस। एस्टिमेट जाने मैं कैसे एस्टिमेट करूं, बट लिखा है एस्टिमेटेड बेस पे 5 दिन इन एडवांस जीएसटी भी भरना। तो यार ये तो बहुत डेंजरस पॉइंट नहीं लगता? तो क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह करना पड़ेगा। पहला, अगर मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर हूँ, दिल्ली में सिर्फ एग्जीबिशन के लिए जा रहा हूँ, सामान बेचने के लिए, कोई भी जगह नहीं है मेरे पास, तो मुझे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। 1 दिन का भी मिलता है रजिस्ट्रेशन, बट मैक्सिमम 90 डेज। ओके, हाँ, ये 90 डेज से ज्यादा करना है तो आपको अपने जीएसटी ऑफिसर को बोलना है, दिल्ली वाले को, वो चाहे तो फर्दर 90 डेज तक एक्सटेंड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और आपको ये नंबर लेना है 5 दिन पहले, 5 डेज इन एडवांस। ठीक है, 5 डेज इन एडवांस एस्टिमेटेड बेस पे जीएसटी भरना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा भर दिया तो, एक्सेस भर दिया तो, एस्टिमेट भर दिया 1 लाख, लायबिलिटी दिखा रही 90,000, तो 10,000 का रिफंड ले सकते हो। कम भर दिया हो तो आप लोग को जीएसटी पे करना होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ये है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ऐसा तो बहुत लोग होते हैं एग्जीबिशन में। जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं गुजरात गया सामान बेचने के लिए 2-4 दिन, तो मुझे गुजरात का जीएसटी नंबर लेना है। मैं मध्य प्रदेश गया 5-6 दिन एग्जीबिशन में, तो मुझे एमपी का जीएसटी नंबर लेना है। मैं जम्मू कश्मीर गया 10-15 दिन, तो मुझे वहां का जीएसटी नंबर लेना है, क्योंकि मैं उस स्टेट में जाके सामान बेच रहा हूँ, तो मुझे उस स्टेट का जीएसटी नंबर लेना है। अगर मैं उस स्टेट में नहीं जाता तो बात नहीं, अगर मैं उस स्टेट में गया, एग्जीबिशन में पार्ट किया एंड एग्जीबिशन से बेचा, तो मुझे जीएसटी नंबर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको बेटर रहेगा। क्या सबको क्लियर हुआ है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? ये 4 मार्क शॉर्ट नोट बहुत बार आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। किसी को डाउट है? नो सर। ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का शॉर्ट नोट। प्लीज बी प्रिपेयर, आता है 4 मार्क्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये नोट्स में तो आपको मिल ही गया होगा, तो प्लीज ध्यान देना। इसका एक केस स्टडी करते हैं। सपोज मैं एक सप्लायर हूँ, मैंने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह नंबर लिया है। ठीक है, मैंने एस्टिमेट पे इस पे जीएसटी भर दिया, ऐसे एस्टिमेट है ना, कुछ भी भर सकता हूँ ना, तो 5,000 सीजीएसटी, 5,000 एसजीएसटी भर दिया, बस एस्टिमेटेड बेस। अब मैंने गुड्स बेच दिए, 1 लाख जीएसटी, 1 लाख का सेल किया जिसपे जीएसटी 12% है, तो जीएसटी लायबिलिटी कितनी आई मेरी? 6,000 होना चाहिए था, 3,000 नहीं, 6,000 सीजीएसटी, 6,000 एसजीएसटी, बराबर है। अब मैंने तो कम भरा है, अरे रियली सॉरी 1 सेकंड, मैं चेंज कर देता हूँ इस पॉइंट को, गलत हो गया। सपोज ये, चलो वापस करते हैं, सुना। सपोज मैंने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन लिया है, सिर्फ 5,000 सीजीएसटी, 5,000 एस्टिमेटेड बेस पे बेच दिया। अब मैंने सामान बेचा, 1 लाख का बेचा, जिसपे 6% की जीएसटी लायबिलिटी, अज्यूम, ऐसा कोई रेट नहीं है बट अज्यूम। ठीक है, तो मेरी जीएसटी लायबिलिटी कितनी हो गई? 3,000 सीजीएसटी, 3,000 एसजीएसटी, करेक्ट। अब व्हाट शैल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? जो एक्सेस जीएसटी भर दिया 2,000 का, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इस 2,000? तो आंसर देखो क्या होगा। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? मुझे इस एक्सेस जीएसटी का रिफंड क्लेम करना है। ये जो भी एक्सेस जीएसटी भरा है उसका मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ, रिफंड आ जाता है।
रिफंड आ भी जाता है। ओके, तो अगर ऐसा होता है आपको इस तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 24 में थर्ड पॉइंट, ये भी 4 मार्क का शॉर्ट नोट है, ध्यान देना सब लोग। सपोज मैं जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हूँ, मैं इंडियन हूँ ना, मैं जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हूँ, मैं एसी बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए का एंड 28% उस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, तो मैं आप सबको एसी बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए का एंड 28% उस पर जीएसटी। ठीक है, ये देखो 1 लाख प्लस 28% जीएसटी का एसी बेचा। सो ऑल कस्टमर्स कितने में एसी ले रहा था? 1,28,000। अगर मैं आपको एसी बेच रहा हूँ तो आपको कितने में पड़ा? 1 लाख प्लस 28% 1,28,000 में पड़ा। अब ये एनआरआई जापान का बंदा है, ठीक है, उसको लग रहा है यार इंडिया में तो बहुत बड़ा मार्केट है, कितने कस्टमर है, महाराष्ट्र में तो करोड़ों लोग हैं, तो वो प्लान कर रहा है to come to Maharashtra for the supply of AC। जापान वाला बंदा क्या बोल रहा है, यार महाराष्ट्र में आके बेचता हूँ। अब ये महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र में उसका टोटल टर्नओवर 15 लाख हुआ, सिर्फ 20 लाख से कम है, उसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं। ऑब्वियसली ना 20 लाख से कम है तो उसका नंबर नहीं है, तो ये भाई साहब एक्चुअली तो महंगे में दे, 1,10,000 में दे, बट सिंस जीएसटी नंबर नहीं है तो जीएसटी नहीं लगा है। अगर सपोज आप कस्टमर हो तो आपको कितने में पड़ रहा है एसी? 1,10,000, सिर्फ 1,10,000। इंडियन सप्लायर कितने में दे रहा है? 1,28,000 में। अगर आप बाय करो तो 1,28,000 में मिल रहा है, और जापान सप्लायर कितने में दे रहा है? सिर्फ 1,10,000 में। तो आप लोग किससे खरीदोगे? किससे खरीदोगे? ऑब्वियसली जापान वालों से लोगे। तो इंडिया वाले का तो बिजनेस बंद, क्या करेंगे हम लोग? बंद हो जाएगा। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने ध्यान कि यार सभी कस्टमर एनआरआई से ही ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने पॉइंट बनाया, क्लॉज नंबर 3 देखो क्या कहा, मिस्टर एनआरआई यू आर सप्लाइंग एसी फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, एनआरआई आप कौन से स्टेट का जगह यूज कर रहे हो? महाराष्ट्र का। एनआरआई सुनो, कोई भी एनआरआई हो, फॉरेन नेशनल हो, कोई भी हो, अगर वो इंडिया आके गुड्स या बेच रहा है तो उसको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा उस पर्टिकुलर स्टेट। अगर वो गुजरात में आया तो गुजरात का जीएसटी नंबर लेना होगा, वो दिल्ली में आके बेच रहा है तो दिल्ली का जीएसटी नंबर लेना होगा, अगर वो 2-3 स्टेट में आके बेच रहा है तो वो सारे स्टेट का उसको जीएसटी नंबर लेना होगा। ये रूल है। सो एनआरआई को अगर इंडिया आना है तो मोस्ट वेलकम, इंडिया से बिजनेस करना है मोस्ट वेलकम, बट जीएसटी कंपलसरी लेना पड़ेगा। ये रूल एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ऐसे करके नंबर लेना है एनआरआई। ठीक है, बाकी सारे सेम को वेट अभी सर इसमें कुछ लिमिट नहीं रहेगा ना? एक मिनट है सर, एक मिनट में आपको सुनो। तो मैं कितने में बेच रहा था एसी? 1,28,000 में। अब जापान वाला कितने में बेचेगा? 1,10,000 प्लस 28% यानी 1,40,000। एंड सारे अभी प्रोटेक्टेड रहे ना इंडियन सप्लायर, अब सब मुझसे ही खरीदेंगे, जापान वाले से कौन लेगा? वो तो महंगे में दे रहा। दैट्स व्हाई ये रूल है, वरना सब लोग इंडियन सप्लायर से खरीदेंगे ही नहीं, सब लोग जापान या कोई भी दूसरे एनआरआई से ही खरीदेंगे। क्या सर आप कुछ बोल रहे हैं? सर इसमें जो आपने बोले लिमिट कुछ रहेगा इन लोगों का, एनआरआई का? नहीं, कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मतलब नो लिमिट। और सर इसमें भी ये भी एज अ कैजुअल सप्लायर ही मिलेगा ना इसको, कि अभी नहीं, एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन सर। अच्छा, एनआरआई टैक्सेबल मतलब उसका कैटेगरी अलग रहता है? कैटेगरी अलग है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो लेकिन वो बिकॉज ही इज एनआरआई, तो वो जब उसको आने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना हाँ, पड़ेगा। आ रहा है वो पॉइंट आ रहा है, ये देखो वही पॉइंट है। गवर्नमेंट ने कुछ और भी कहा है, ये देखो अब ये बोल रहा है कि मैं महाराष्ट्र आ रहा हूँ, मानता हूँ सर, बट 1-2 मंथ के लिए आ रहा हूँ, वापस मैं जापान चला जाऊंगा, मुझे कौन सा यहाँ इंडिया में लाइफ निकालना। तो गवर्नमेंट वही कह रहा है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है एज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आपको मिनिमम सेम 1 डे का भी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, बट मैक्सिमम 90 डेज का रजिस्ट्रेशन, 90 डेज तक आप ऐसे बिजनेस कर सकते हो। एंड इनको भी वही पॉइंट बना कि इनको भी इंडिया में आने से पहले 5 डेज इन एडवांस जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, 5 दिन पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना।
ओके, एंड इनको भी जीएसटी एस्टिमेटेड बेस पे भरना है 5 दिन पहले। ये रूल है। एनआरआई को इंडिया आना है बिजनेस करने के लिए तो 5 दिन पहले जीएसटी नंबर लेना एंड 5 दिन पहले जीएसटी की लायबिलिटी पे भी करनी पड़े एस्टिमेटेड बेस। सो सेम एज कैजुअल एंड डिट्टो एनआरआई, कोई फर्क नहीं। फर्क खाली इतना है, ये देखो कि एनआरआई का क्या मतलब होता है कि जिसके पास इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, शॉप नहीं है, गोडाउन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे इंडिया आके बिजनेस कर रहा है टेम्पररी, नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, करेक्ट। उसको कितना रजिस्ट्रेशन मिलेगा? मिनिमम 1 डे बट मैक्सिमम 90 दिन, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। हाँ, चाहिए फर्दर रहना है तो अपने जुरिस्डिक्शनल जीएसटी ऑफिसर को पूछो एंड फर्दर 90 डेज रह सकते हो, ठीक है। इंडिया आने से पहले 5 डेज इन एडवांस जिस स्टेट में आ रहा है उस स्टेट का जीएसटी नंबर देना पड़ेगा एंड 5 डेज इन एडवांस एस्टिमेटेड बेस पे जीएसटी पे भी करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड। अब हो सकता है कि लायबिलिटी 10,000 थी, करेक्ट, बट उसने एडवांस में एस्टिमेट बेस पे 12,000 कर दिए, तो इस एडवांस का उसको रिफंड मिल जाए, एंड सपोज शॉर्ट पेमेंट है तो वो जीएसटी भर सकता है अलोंग विद इंटरेस्ट। तो डिट्टो वही पॉइंट है, कैजुअल एंड एनआरआई में कोई फर्क ही नहीं, कोई फर्क नहीं। कैजुअल में खाली इतना है कि नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन दैट स्टेट, एनआरआई में इतना है नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बस वो फर्क। हाँ सर। सर लेकिन इसमें सी कैजुअल वाले के लिए ठीक है बिकॉज ही हैज द अदर प्लेस ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई और महाराष्ट्र समवेयर, तो वो बैंक अकाउंट सब कुछ रहता है। इन केस ऑफ एनआरआई उसका तो बैंक अकाउंट भी यहाँ पे नहीं रहेगा, नाइदर ही हैज एनी परमानेंट प्लेस इन महाराष्ट्र इन इंडिया एनी स्टेट, तो फिर वो सब प्रोसेस में तो 5 दिन के अंदर कैसे हो सकता है? बिकॉज बैंक अकाउंट तो आजकल सर एनआरआई इंडिया में आएगा तो बैंक अकाउंट तो कंपलसरी खुलवाना ही पड़ेगा, करंट अकाउंट या कुछ। एंड 5 दिन में सर फिर कैसे मिलेगा? बिकॉज बैंक अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगता है आप लोग। नहीं तो वो आने से पहले उसको इंडिया में कोई कंसल्टेंट होगा ना सर, वो सब कुछ करवाना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है सर सब पूरी करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। और वो फिर उसके लिए फिर उसका एड्रेस, कॉर्पोरेट एड्रेस कैसे देगा वो? इफ ही इज कमिंग, सपोज ही इज कमिंग फॉर सम व्हाट यू से, अगर कोई एग्जीबिशन इसके लिए आ रहा है अभी सर उसके बाद ना कोई एग्रीमेंट रहेगा कोई प्लेस में रहने के लिए? कंसेंट लेटर अलाउड है ना सर? जैसे वो मेरे घर पे आ रहा है, मेरी दुकान में आ रहा है 4-5 दिन के लिए, मैं कंसेंट देता हूँ कि वी कैन डू बिजनेस इन माय ऑफिस, तो उसको मिल जाएगा सर उस एड्रेस पे। अगर कोई समझो फॉरेन से आता है और होटल में रुकता है और फिर होटल में रुक के अगर उसको बिजनेस करना है होटल में रुक के सर गुड्स कैसे बेचते हैं? कोई एग्जीबिशन के लिए है तो रुकेगा तो होटल नहीं, तो एग्जीबिटर का वो कंसेंट लेटर लेगा, ऐसा बोल रहा है सर। गुड्स है, गुड्स सर्विस के लिए नहीं है ये सर, गुड्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। अगर समझो फॉरेन से एक जापानीज आया यहाँ पे इंडिया में, तो मुंबई में एग्जीबिशन है वेकेशन में, ठीक है, वो वहां से कार बेचने के लिए आ रहा है यहाँ पे हाँ। इंडिया में, ठीक है, तो या तो कार छोटा मोटा चलो कोई चीज बेचने के लिए आ रहा है, तो कपड़े बेचने आ रहा है इंडिया में, तो इंडिया में उसको कैजुअल ये एनआरआई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना? कपड़े सर, एक मिनट, कपड़े बेचने हैं तो 10-12 कपड़े बेचने नहीं आएगा, वो हाँ। पूरा लॉट लेके आएगा, तो लॉट के लिए सर होटल्स में स्टे नहीं कर सकते वो। दे ऑब्वियसली नीड अ प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई शॉप चाहिए, कोई छोटी सी जगह चाहिए, कुछ एग्जीबिशन है तो वहां पे कोई छोटा सा प्लेस चाहिए, उसके बेस का एड्रेस के बेस पे रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 10-12-15 कपड़े बेचने आया, पूरा ट्रक या पूरा लोड भर के लेके आते, क्योंकि इंपोर्ट है, कस्टम ड्यूटी लगती है, सारी लगती है, तो ऑब्वियसली सफिशिएंट होगा तो ही आएंगे। सही है। तो अभी भी थोड़ा मतलब अभी आप मान लो सर, कोई डायमंड एग्जीबिशन में डायमंड बेचने आया है वो तो बैग में लेके आ सकता है, उस टाइप का कस्टम ड्यूटी वो भरेगा, वो सब ठीक है। जीएसटी के लिए क्या आ गया? वो कस्टम में तो सब क्लियर है, सब चलो उसने कस्टम का सब ड्यूटी कर दिया, उसने इंपोर्ट ड्यूटी भरा, सब कुछ कर दिया। अभी जैसे अगर उसको डायमंड बेचना है कोई एग्जीबिशन में या कोई उनका इसमें, वहां पे तो बैग में लेके आएगा। एग्जीबिशन में जाते हो ना सर, जैसे एग्जीबिशन में जाते हो, जैसे मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ एग्जीबिशन,
आप सपोज यूएसए से आ रहे हो, तो एग्जीबिशन में आने के लिए आपको कुछ एग्जीबिशन फीस देनी पड़ती है, अगर आपको बेचना है तो 1,000 रुपए 1,500 रुपए, तो उस पे मेरा एड्रेस रहता है और उस पे मेरा कंसेंट लेटर रहता है कि आप मेरे एग्जीबिशन में आके बेच सकते हो, तो उसके बेस पे मिलता है। ओके, चलो अब इसकी केस स्टडी देखते हैं। Who is an NRI? सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर करो, एनआरआई का मतलब क्या? काफी लोग को लगता है एनआरआई मतलब जो फॉरेन में रहता है 182 डेज से कम इंडिया में, उसको एनआरआई बोलते हैं, वो इनकम टैक्स। यहाँ सुनो एग्जाम्पल, सपोज एक और मिस्टर विल स्मिथ, ये इंडिया में रहे ही नहीं, 0 डेज इंडिया में, बट इनके पास प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब कोई ऑफिस है, गोडाउन है, वेयर हाउस है, कुछ तो है इंडिया, कुछ तो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। इनका इस प्लेस से टर्नओवर हुआ 2 लाख, खाली 2 लाख, करेक्ट। अब क्या ये भाई साहब को shall be counted as resident in India, या फिर हम इसको एनआरआई बोलेंगे? मैं आपका व्यू जानता हूँ सबका, ये रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है मुझे बताएं। इंडिया में एक भी दिन नहीं रहा सर, एनआरआई होगा बिकॉज ये इनकम जनरेट कर रहा है इंडिया से ही ना। हाँ, इंडिया से ही 2 लाख रुपए कमाया मानता हूँ, बट इंडिया में आया ही नहीं एक भी दिन। बट ये तो परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ना। हाँ, सो ये एनआरआई है कि रेसिडेंट? प्लेस ऑफ बिजनेस की वजह से सर रेसिडेंट मानेंगे और टैक्सेबल भी वैसे ही करेंगे उसको, रेसिडेंट मानेंगे। आप बोल रहे हो एनआरआई है ही नहीं, बराबर? ठीक है, चलो अब देखो। हाँ बोलिए। एनआरआई है लेकिन उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होने की वजह से उसको टैक्सेबल एज ए रेसिडेंट करेंगे। हाँ, वो समझ गया। सो नहीं, एनआरआई है कि नहीं, जीएसटी एक्ट में कैसे डिफाइन किया वो मैं समझा। तो देखो, जीएसटी एक्ट क्या कहता है, एनआरआई मतलब वो सप्लायर हु हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, मतलब कुछ भी नहीं है, दुकान नहीं है, घर नहीं है, ऑफिस नहीं है, गोडाउन, कुछ नहीं, उसको कहा जाता है एनआरआई। ठीक है, इस बार ये मिस्टर विल स्मिथ के पास जगह है, he has place of business within India, so जीएसटी एक्ट के हिसाब से ये रेसिडेंट आता है, ये एनआरआई आएगा ही, ये एनआरआई बनता ही नहीं, बिकॉज भाई साहब के पास इंडिया में जगह है, सिंस उसका 20 लाख से कम है टर्नओवर, उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एनआरआई ही नहीं। देखो ये कैसे घूमता है, ये ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं आने वाला, बट ये तो मैं एडिशनल आपको सिर्फ क्लैरिटी दे रहा हूँ कि कैसे होता है। तो ये बंदा एनआरआई में नहीं आता। जैसे कोई एनआरआई होता है ना, उसने कोई ऑफिस लेके रखी होती है और भाड़े पे चढ़ा दी होती और रेंट कमाता रहता, ऐसा रहता, बट वो एनआरआई के डेफिनेशन में नहीं बैठेगा, क्योंकि वो शॉप, वो घर, वो भाड़ा, वो जो भी है वो इंडियन का, तो उसको एनआरआई में नहीं बोलेंगे। एनआरआई मतलब वो जिसके पास इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, अगर है तो वो रेसिडेंट, समझे? तो ये एडिशनल आपके क्लैरिटी के लिए था, ये ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, दूसरा केस स्टडी करो, ये कोई फॉरेनर है, ओके, ये लोग इंडिया आए 50 डेज के लिए, टूरिज्म के लिए आए, कोई बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, पर्सनल, तो इंडिया में ताजमहल देखा, ऐसे ही घूमे, उत्तराखंड जाकर आए, ऐसे ही नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। देखो, ओके, अब ये मांग रहे क्लैरिटी, सच फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में नॉन बिजनेस के लिए है, क्या इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? नहीं। ठीक है, सर, ये फॉरेनर बिजनेस के लिए आए ही नहीं, they have not come to India for any business, सामान बेचने ही नहीं वाले, and such foreigner shall not be required, वरना तो हर टूरिस्ट जो इंडिया आएगा उसके पास जीएसटी नंबर हो। ऐसा नहीं है, अगर आप इंडिया में आके बेचते हो, सेल करते हो, बिजनेस करते हो, तो सॉरी, तो जीएसटी की क्वेरी है। इंडिया में घूमने आओ, उसमें जीएसटी नहीं लगता। तो ये एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने ये केस स्टडी ऐड की, पिछले बैच में किसी ने पूछा था। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। आप लोग सब ने होपफुली अमेज़न, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट कुछ तो खरीदा हो कभी ना कभी, आई होप सो। अब ये वर्क कैसे करता है ये मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैंने अमेज़न से मोबाइल खरीदा, दो कभी ऐसा बोलना मत। हाँ, फ्लिपकार्ट से मैंने ये खरीदा लैपटॉप, कभी ऐसा बोलना मत। अब मैं आपको समझाता हूँ होता कैसे।
सपोज मैं कस्टमर हूँ, ओके, मैं अमेजोन पे से ऐप चालू करके मोबाइल देख रहा हूँ, मुझे एक मोबाइल अच्छा लग गया, तो मैंने उस मोबाइल को ऑर्डर बुक कर दिया, मैंने ये मोबाइल अमेजोन से बुक किया। अब मेरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है बोलो, क्या अमेजोन मुझे मोबाइल बेचता है क्या? बिल कभी देखा है क्या? क्या अमेजोन का रहता है इनवॉइस? कभी नहीं रहता, कभी नहीं रहता। ये देखो क्या होता है, अमेजोन खाली एजेंट है, एजेंट। अमेजोन की वेबसाइट पे काफी सप्लायर्स होते हैं, काफी सप्लायर्स जो रजिस्टर होते हैं एज ई कॉमर्स वेंडर्स। दुकान वाले जो होते हैं ना रास्ते में, ये सब अमेजोन पे रजिस्टर होते हैं सेलर एज वेंडर, ई कॉमर्स वेंडर की तरह रजिस्टर होते हैं। ओके, सो क्या करते हैं, मैंने बुक किया अमेजोन पे, अमेजोन ये पास ऑन कर देता है ऑर्डर वेंडर को कि वेंडर मिस्टर प्रतीक को भेज। तो ये वेंडर मुझे मोबाइल बेचता है, who is selling to me? A vendor is selling, not Amazon. इनवॉइस अगर चेक करो वो भी वेंडर के नाम का होता है, कभी भी अमेजोन के नाम का नहीं होता है। ओके, जीएसटी भी कौन लगा रहा है? वो वेंडर लगा रहा है, अमेजोन कुछ नहीं करता है, वो खाली ऑर्डर आया ऑर्डर पास किया, ऑर्डर आया ऑर्डर पास, एजेंट एजेंट, और कुछ नहीं करता है वो। हाँ, ये एजेंसी के लिए ये जो मिडिल मैन बना, इसके लिए अमेजोन कमीशन कमाता है फ्रॉम दैट वेंडर, आपसे कुछ नहीं लेता है, उस वेंडर से वो कमीशन कमाता है प्लस जीएसटी। वो वेंडर पे कमीशन का इनवॉइस रेज करेगा एंड अपना रिकवरी करेगा। ओके, ऐसा रहता है। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर खाली एजेंट रहते हैं और कुछ नहीं रहते हैं। वो लोग हमसे ऑर्डर लेते हैं कस्टमर से एंड वेंडर्स को पास ऑन कर देते हैं और कुछ नहीं करते वो लोग, और उसके लिए वो लोग कमीशन इनकम आता है। ये ऐसे रहता है सर, कभी भी। तो आप लोग कभी मत बोले अमेजोन से मोबाइल है तो मारूंगा, अभी कोई बोलेगा ऐसा, कभी भी तुम लोग अमेजोन से नहीं खरीदते, वो लोग वेंडर को पास ऑन करते हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, सुनो क्या, whom does customer make payment? अब आप लोग पे करते हो ना, ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे कुछ पे करते हो, अब पेमेंट किसको होता है वो? यार ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। सुनो, अब आप पेमेंट डायरेक्ट वेंडर को नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वेंडर कौन, आपको तो मालूम भी नहीं है कहाँ से आया। आप लोग है ना पेमेंट करते हो अमेजोन, आप लोग भले वेंडर को पे कर रहे हो, बट पहले आप किसको पे करते हो? वेंडर के बिहाफ पे अमेजोन, वेंडर के बिहाफ पे अमेजोन ने कलेक्ट किया है, रिपीट, वेंडर के बिहाफ पे अमेजोन ने कलेक्ट किया। अब अमेजोन इसमें से अपना कमीशन डिडक्ट करेगा प्लस जीएसटी, जो कमीशन था ना वो डिडक्ट करेगा एंड बैलेंस अमाउंट वो वेंडर को दे देगा। ऐसे तो एक्चुअली आपको पैसा वेंडर को ही देना, बट आपको पता ही नहीं है वेंडर कौन है, इसलिए आप अमेजोन को पे करते हो। अमेजोन उसमें से क्या करता है, अपना कमीशन डिडक्ट करके ले लेता है एंड बाकी पैसा दे देता है ई कॉमर्स वेंडर को, बाकी पैसा दे देता है ई कॉमर्स वेंडर को। ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है, समझे? ये देखो मैं अमेजोन का बिल बता रहा हूँ, खाली ऊपर अमेजोन का लोगो है, पर यहाँ पे देखो सोल्ड बाय किसका नाम है? क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये वेंडर है, भिवंडी में दिख रहा है वेंडर क्लाउड टेल इंडिया। सो मुझे ये क्लाउड टेल वालों का इनवॉइस आया, मुझे सामान किसने बेचा है? क्लाउड टेल वालों ने बेचा है, मुझसे जीएसटी कौन कलेक्ट करे? क्लाउड टेल वाले का। अमेजोन तो खाली लोगो है और कुछ नहीं है, एजेंट है। सो अमेजोन के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो जीरो है, कुछ है ही नहीं उसके पास, क्योंकि वो खाली एजेंसी कमाता है। बहुत अच्छा बिजनेस ट्रांसैक्शन, ये ऐसे बिजनेस मॉडल है, ये उसका बिजनेस मॉडल है जो मैंने आपको समझाया। सबको क्लियर हुआ? ये डाउट है इसमें? क्लियर? तो कभी मत बोलना अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा से खरीदा, कुछ नहीं खरीदते वो लोग, खाली एजेंट है। अब बोलना क्या चाहते हैं, जैसे जोमैटो स्विगी उबर ईट्स, यहाँ से भी आप लोग रोज मंगाते हो कि नहीं? ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा, ये सब लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाता है। जो लोग टीसीएस कलेक्ट करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, इन सबको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना। ठीक है, ऑल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जिनको टीसीएस कलेक्ट करना है उनके पास जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी है, ये गवर्नमेंट का रूल। सिमिलरली जो ये
अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे सामान बेचते हैं, गुड्स 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 गुड्स, नॉट सर्विसेज। रेस्टोरेंट का बात नहीं हो रहा। जो भी इस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से गुड्स खरीदते हैं, गुड्स, ठीक है, उनको भी कंपलसरी जीएसटी लेना है। अमेजोन पे मैं रजिस्टर और गुड्स बेचता हूँ, खरीदना नहीं। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे मैं रजिस्टर हूँ एज अ सेलर, गुड्स बेचता हूँ, मुझे कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना है गुड्स के लिए। अगर मैं सर्विसेज देता हूँ तो सर्विस तो यार वो अर्बन क्लैप से ना, उसपे तो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन होते, प्रोफेसर होते, वो लोग का 20 लाख या 5 लाख भी टर्नओवर नहीं होता है, तो उनको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है जब तक 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस नहीं होता। तो सर्विसेज के लिए ऑप्शनल है, ठीक है। तो अगर अमेजोन है, अर्बन क्लैप है, उबर ईट है, उन सबको कंपलसरी नंबर लेना है, क्योंकि वो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर है। लेकिन उस ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जो रजिस्टर्ड एज वेंडर, सेलर फॉर गुड्स, उनको भी कंपलसरी लेना, सर्विसेज वाले को ऑप्शन है। ओके, सो ई कॉमर्स वेंडर फॉर गुड्स है, कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना। ई कॉमर्स वेंडर फॉर सर्विसेज है, सर्विस बेचता है आप लोग, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन है, काफी लोग ब्यूटिशियन है जो अर्बन क्लैप एंड सब पे है। ये रेस्टोरेंट है जो स्विगी और जोमेटो पे है, उनको अप टू 20 लाख ऑप्शनल है। 20 लाख के ऊपर गया तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये रूल है, ये रूल है। आई होप ये सबको क्लियर हुआ है। ये भी कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैटेगरी में आ जाता है, यार, ठीक है। चलो अब सेक्शन 24 में नेक्स्ट पॉइंट पे है। एक चैप्टर है रिवर्स चार्ज करके, बहुत जल्दी मैं आपको सिखाऊंगा, उसका सिर्फ एक फंडा बता रहा हूँ। ये अभी नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा, सो किसका बहुत बड़ा चैप्टर है। एडवोकेट्स होते हैं ना, एडवोकेट्स, फिर गुड्स ट्रांसपोर्टर होते हैं, जीटीए बोलते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये लोग भी सर्विस देते हैं। एडवोकेट लीगल सर्विस देता है, जीटीए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है। ये लोग सर्विस देते हैं से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये लोग सर्विस दे रहे हैं किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, अब गवर्नमेंट ने पता है क्या कहा है, एडवोकेट से अगर आप सर्विस ले रहे हो, जीटीए से अगर आप सर्विसेज ले रहे हो, तो सच रिसीपिएंट जिन ले रहा है सर्विस, उसको जीएसटी भरना पड़ता है, रिवर्स चार्ज। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करता हूँ, गवर्नमेंट को पे करता हूँ। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं सपोज एडवोकेट हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो आपको जीएसटी भरना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ये रूल है। अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आपको जीएसटी भरना है रिवर्स चार्ज। आप लोग जीएसटी नंबर लो, आप लोग भरो। ओके, तो ऐसा रूल है। तो एनी रिसीपिएंट्स, जो लोग लायबल है टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उनको भी कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना है, उनको भी कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये रूल है, ये रूल है। ओके, ये शायद अभी इतना नहीं समझेगा, ये आरसीएम चैप्टर जो अभी 1-2 वीक में आएगा, तभी मैं आपको इन डिटेल इस पॉइंट को क्लियर कराऊंगा, डोंट वरी। फॉर एग्जांपल सुनो, से एक जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्टर, इसने मुझे सर्विसेज, इसने एक कंपनी को सर्विस दी 10,000 रुपए। अब कंपनी के पास जीएसटी नंबर नहीं था, क्योंकि कंपनी अनरजिस्टर्ड, राइट, टर्नओवर नील है, नील। ओके, अब सप्लाई ऑफ जीटीए अगर ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेते हो तो रिवर्स चार्ज है, लेकिन कंपनी तो अनरजिस्टर्ड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भरे कैसे, रिवर्स चार्ज में भरे कैसे? हाउ विल द प्राइवेट कंपनी विल पे? क्या प्राइवेट कंपनी को जीएसटी नंबर लेना होगा, क्या करना होगा? तो सुनो क्या कहा सेक्शन 24 में, कहा गया कि अगर कंपनी अनरजिस्टर्ड है तो recipients are liable to pay GST under reverse charge, उनको कंपलसरी जीएसटी नंबर भी लेना होगा। तो इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा एंड जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऐसा 1 रुपए का भी सेल नहीं है, 1 रुपए का टर्नओवर नहीं है, तो भी लेना पड़ेगा। ये सर ट्रांसपोर्टेशन तो निकल गया था ना सर? नहीं, किसने बोला नहीं करेगा? ट्रांसपोर्टेशन तो अभी जीएसटी मतलब वो रिवर्स चार्ज में निकल गया ना, वो नहीं है ना सर, अभी भी है। आपने कहाँ पढ़ा है ऐसा कि निकल गया है? सर अभी भी अलाइव है,
फ्रेट पे रिवर्स चार्ज अभी भी भरना है? हाँ सर, अगर जीटीए जीएसटी लगा रहा है तो फिर नहीं भरना है, लेकिन अगर जीटीए नहीं लगा रहा है तो रिवर्स चार्ज में भरना है। सर इसमें कुछ मिनिमम भी है ना कि एकदम 1 रुपये करना है पूरा? नहीं, मतलब वो आरसीएम चैप्टर में आएगा, 1500 के ऊपर हो तो ही भरना है, ऐसे सारे रूल्स है। एंड इसमें एग्जम्पशंस है काफी कैटेगरीज में एग्जम्पशन है, बट ये पॉइंट अलग है। यस सर। वो आरसीएम चैप्टर में मैं आपको इन डिटेल सिखाऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल बेसिक समझो कि अगर आपको आरसीएम में भरना है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब आता है ऑर्डर सर्विस। यार ये क्या बोल रहा हूँ, ऑर्डर मतलब फुल फॉर्म देखो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल। क्या बोल रहा है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस। ये क्या पॉइंट है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनो। Which service are classified as order service? कौन सी सर्विसेज को ऑर्डर सर्विस कहा जाता है, ये। Which service are classified as order service? ऑर्डर मतलब वो सर्विस जो हम इंटरनेट से देते हैं, ऑनलाइन देते हैं। कुछ नहीं समझा होगा अभी तो। सर्विस सप्लाइड थ्रू इंटरनेट। अभी हम इंटरनेट से ही टीचिंग कर रहा हूँ ना, तो क्या ये ऑर्डर है? चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। सर्विस मीडिएटेड थ्रू टेक्नोलॉजी, हम लोग जीमीट से कर रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी भी है, तो क्या ये ऑर्डर है? चलो चेक करते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड ये है कि सर्विसेज आर सप्लाइड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कोई आदमी नहीं है, या तो मैं हूँ, तो ये ऑर्डर नहीं है। तो तीनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। ऑर्डर मतलब क्या? पहला ऑनलाइन हो रही है, दूसरा टेक्नोलॉजी से हो रही है, एंड तीसरा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो ऑर्डर कहा जाता है। जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब ऐप आप लोग यूज करते हो, तो आप लोग डाउनलोड करते हो, मूवी प्ले करते हो, सब कुछ करते हो, कोई आदमी आके चालू करके देता है क्या? सब ऑनलाइन होगा। इट इज थ्रू टेक्नोलॉजी, नो ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, आप लोग फेसबुक पे एडवर्टाइज डाल सकते हो, तो कोई आदमी आपको चालू करके देता है? नहीं, पूरा ऑनलाइन। ऑनलाइन गेमिंग, आप लोग कुछ भी कभी भी खेल सकते हो, राइट। फिर आप एक क्लाउड स्टोरेज होता है, पूरा क्लाउड पे आपका डेटा स्टोर हो जाता है, तो ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है टेक्नोलॉजी से, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो ये सब सर्विसेज को कहा जाता है ऑर्डर सर्विसेज। ये सब सर्विसेज को क्या कहा जाता है सर? ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे अब इसका क्यों आया वो मैं समझा। ओके सुनो, ध्यान से सुनो, रीजन बता रहा हूँ। हॉटस्टार सब लोग यूज करते होंगे, इंडियन कंपनी, इस पे मूवी आ रही है, सपोज से जुरासिक पार्क एक मूवी आ रही है, आप लोग हॉटस्टार डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कभी भी मूवी, वैसे ही, राइट। तो मैंने हॉटस्टार डाउनलोड किया, 1000 रुपए में किया, 18% जीएसटी। आप लोग अगर हॉटस्टार डाउनलोड कर रहे हो तो आप लोग कितने में खरीद रहे हो? कितने में खरीद रहे हो? आपको हॉटस्टार कितने में पड़ रहा है? 1180 में पड़ा ना हॉटस्टार, 1000 प्लस 18%। तो कोई भी बच्चा डाउनलोड करेगा तो 1180। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स इंडियन कंपनी नहीं, वो यूएसए की कंपनी। ओके, नेटफ्लिक्स का तो कोई टावर भी नहीं है यहाँ। वो भी जुरासिक पार्क दिखा रहा है, देखो सेम मूवी है ना। सो नेटफ्लिक्स भी सेम ही मूवी दिखा रहा है, जुरासिक पार्क, तो आप लोग नेटफ्लिक्स पे भी सेम मूवी देख सकते हो। अब नेटफ्लिक्स कितने में दिखा रहा है? 700 में। यार महंगा है, बट नेटफ्लिक्स का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं इंडिया। सब कुछ यूएसए में है, इंडिया में कुछ भी नहीं है, कोई दुकान नहीं है, शॉप नहीं है, गोडाउन नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, तो वो तो जीएसटी नहीं लगा रहा है, बराबर है ना। इंडिया का कंपनी नहीं है तो इंडिया का जीएसटी आ ही नहीं सकता। तो कोई भी अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, उसको कितने पड़ रहे हैं? नेटफ्लिक्स 1100 में, 1100 में पड़ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी आदमी क्या करेगा? हॉटस्टार कितने में पड़ रहा है? 1180। नेटफ्लिक्स कितने में पड़ रहा है? 1100 में। तो सब लोग क्या करेंगे? सब लोग क्या करेंगे? नेटफ्लिक्स से डाउनलोड करेंगे, ये चीपर है। हॉटस्टार कौन लेगा? पागल हो गया। अगर आप लोग समझे क्या हो रहा था, क्या होने वाला था, ऐसा हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने पॉइंट निकाला। क्या कहा गवर्नमेंट ने? कि कोई भी फॉरेन सप्लायर
कोई भी फॉरेन सप्लायर जो ऑर्डर सर्विसेज दे रहा है इंडिया, कौन सी सर्विस? ऑर्डर सर्विसेज दे रहा है इंडिया में टू द कस्टमर्स जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं एंड वो नॉन बिजनेस के लिए दे रहे हो। तो इवन दो नेटफ्लिक्स के पास कोई भी जगह नहीं है, फिर भी उसको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना होगा, जीएसटी चार्ज करना होगा, कलेक्ट करना होगा, पे भी करना होगा। ये रूल है। तो कोई भी फॉरेन सप्लायर है जो इंडिया में ऑर्डर सर्विसेज दे रहा है, उसको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना होगा। सो अब नेटफ्लिक्स कितना में पड़ गया आपको? 1298। तो अब लोग सब हॉटस्टार ही लोगे, बराबर है। सो इफ नाउ कस्टमर डाउनलोड डिज्नी तो 1100 में, 5580 में। नेटफ्लिक्स कर रहे हो तो कितने में आ रहा है? 1298। तो अब बराबर, अब इनजस्टिस नहीं, अब सबको जीएसटी करना। ओके, तो कोई भी ऑर्डर सर्विस का सप्लायर है उसको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना है। हाँ, फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सैटिस्फाइड। जो ऑर्डर सर्विस दे रहा है वो आउटसाइड इंडिया है, रिसिपिएंट जिसको ऑर्डर सर्विस मिल रही है वो विद इन इंडिया है। रिसिपिएंट कौन है? मैं और आप जैसे नॉन बिजनेस एंटिटी। हम लोग ऐसे ही नेटफ्लिक्स टाइम पास के लिए करते, बिजनेस के लिए थोड़ी है, नॉन बिजनेस एंटिटी। एंड रिसिपिएंट क्या? मस्ट बी फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए नेटफ्लिक्स किया। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो इस ऑर्डर वाले को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या कंडीशन? रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, नॉन बिजनेस के लिए। ठीक है, सो ऑर्डर को कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना होगा, जीएसटी चार्ज करना होगा, कलेक्ट करना होगा, पे करना होगा। ये पॉइंट है। बस सॉरी 1 सेकंड। ये पॉइंट है यहाँ पे। इसकी एक केस स्टडी करवाता हूँ ताकि आपको बेटर समझे। सपोज मैं एक सप्लायर इंडिया का हो सर, मैं ऑर्डर सर्विसेज दे रहा हूँ किसी रिसिपिएंट। ठीक है, टर्नओवर है 15 लाख रुपए। मेरा टर्नओवर कितना है? 15 लाख रुपए। मेरा क्वेश्चन आ रहा है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या मैं जो ऑर्डर सर्विसेज दे रहा हूँ विद इन इंडिया, क्या मुझे कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? ऑर्डर सर्विस दे रहा हूँ, बताइए। पड़ेगा, क्या सर? देना पड़ेगा। एक सेकंड, विद इन इंडिया, सर विद इन इंडिया थोड़ी, मतलब ध्यान नहीं दिया? नहीं सर दिया, सर देना पड़ेगा क्योंकि जनरल हाँ यस सर लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना सर, आप बोले। हाँ यस सर। नहीं सर, वो 15 लाख टर्नओवर का तो नहीं लेना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। सर्विसेज, ये तो सर्विसेज है ना, ऑर्डर सर्विसेज है। 20 लाख को टर्नओवर क्रॉस नहीं करना, विद इन इंडिया और इंडियन सप्लायर ना, सप्लायर ऑफ इंडिया है ना। आपका आंसर क्या है? मेरे हिसाब से नहीं लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा। ओके, सही आंसर। ये देखो आपको सॉल्यूशन देखो, सेक्शन 24 में क्या कहा है सर? ऑर्डर को कब रजिस्ट्रेशन लेना है? जब पहली कंडीशन क्या है? सप्लायर शुड बी आउटसाइड इंडिया, तो कंपलसरी नंबर। दूसरा क्या है? जिसको सर्विस मिल रही है वो इंडिया में, तो कंपलसरी। तीसरी क्या? नॉन बिजनेस के लिए होना चाहिए। एंड चौथी क्या? नॉन बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए, मतलब मैं और आप इंडिविजुअल होने चाहिए, कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चारों सेटिस्फाई है तो ही कंपलसरी नंबर ले। यहाँ तो इंडियन सप्लायर है, बराबर है ना, सप्लायर इज ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 24 अट्रैक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे मेरा टर्नओवर 15 लाख है, बिलो 20 लाख है, तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। क्या ये समझा है कि बाउंसर गया सबको? एक ही सर बोल रहे हैं, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। यश जी बोल रहे और विजय, दो जन ही बोल रहे। समझा? ओके, ठीक है। तो ये प्लीज इस तरीके से याद रखो, ऑर्डर की ये चारों सेटिस्फाई हो। अगर शॉर्ट नोट आ गई, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्डर, तो ये आपको चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे।
ये बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे और कुछ नहीं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये टीडीएस का तो मैंने समझाया था आपको पिछले लेक्चर में, एक बार वापस सुन लेते हैं। ये सुनो, टीडीएस इन जीएसटी ये भी सेक्शन 24 में कवर है, ये भी कवर है। ये देखो नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है 1 अक्टूबर 18 से कोई भी सप्लायर, कोई भी सप्लायर, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, मैं हो सकता हूँ, कंपनी हो सकती है, एलएलपी, कोई भी, एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, एचयूएफ कोई भी हो सकता है, ओके, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है अबाउट 2,50,000, 2.5 लाख के ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का हो सकता है, सर्विस का हो सकता है, दोनों का हो सकता है। द फॉलोइंग रिसिपिएंट, कौन है रिसिपिएंट? मैं किसको गुड्स बेच रहा हूँ, किसको सर्विस दे रहा हूँ? डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, किसी लोकल अथॉरिटी को दे रहा हूँ, गवर्नमेंट एजेंसीज को, पीएसयू को दे रहा हूँ, कोई भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 51% होल्डिंग गवर्नमेंट का या जो गवर्नमेंट फ्यूचर में नोटिफाई करे। अगर मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे सर्विसेज दे रहा हूं, ठीक है, तो ये वाले जो रिसिपिएंट है वो लोग क्या करेंगे? मेरा टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ओके, से कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख का है तो पहले ये लोग मेरा 2% डिडक्ट करेंगे, 50 लाख का 2%। एक जीएसटी डिपार्टमेंट को पे हो जाएगा एंड बैलेंस 49 लाख ही मुझे मिल जाएगा। बैलेंस 49 लाख ही मुझे मिलता है। कैसे होता है? वापस देखो, 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया हुआ, तो ये लोग 2% मेरा टीडीएस डिडक्ट करेंगे, 50 लाख का 2 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे हो जाएगा मेरे बिहाफ पे एंड बैलेंस 49 लाख ही मुझे मिलेगा। ऐसा होगा, राइट? तो क्या कहा? फॉलोइंग रिसिपिएंट, ये सारे रिसिपिएंट जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, ये सारे रिसिपिएंट जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं वो आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, इनको भी कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। जो बंदे टीडीएस डिडक्ट करते हैं, जीएसटी वाला टीडीएस, इनकम टैक्स वाला, जीएसटी वाला टीडीएस डिडक्ट करते हैं, उन सबको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। इवन दो उनका टर्नओवर 1 रुपए भी नहीं हो, 20 लाख नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो फिर तो कंपलसरी नंबर, तो ये वो लोग जीएसटी टीडीएस डिडक्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारा था सेक्शन 24 का टीडीएस पॉइंट, कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो ये देखो कौन से पॉइंट कवर है। अगर आपको शॉर्ट नोट है कि राइट अ शॉर्ट नोट पर कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो क्या क्या पॉइंट है? पहला तो याद रखो सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं आउटसाइड द स्टेट, गुड्स नॉट सर्विसेज, मुझे कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना। अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं, मुझे कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना। अगर मैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल हूँ, इंडिया में आके बिजनेस कर रहा हूँ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, तो भी मुझे नंबर लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, सबको कंपलसरी लेना। ई कॉमर्स वेंडर फॉर गुड्स, अगर मैं अमेजॉन पे रजिस्टर हूँ एज अ सेलर, गुड्स बेचता हूँ, गुड्स नॉट सर्विस, तो भी मुझे लेना पड़ेगा। अगर मैं एडवोकेट हूँ और मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा एंड जीएसटी भरना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज। करेक्ट? ऑर्डर है, ये जो नेटफ्लिक्स है, गूगल है, जो आउटसाइड इंडिया है, इन सबको इंडिया का नंबर लेना पड़ेगा। टीडीएस डिडक्टर एंड एक पॉइंट था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया था इनपुट टैक्स क्रेडिट में, इन सबको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ओके, तो ये शॉर्ट नोट अगर आया 4 मार्क्स का तो ये ही लिखना है आपको, बस और कुछ नहीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना नोट्स में मिल चुका है आपको ऑलरेडी। सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या था? वेरी गुड सर। सर वो बड़ा पॉइंट है सर, इतना बड़ा याद करो। अगर मेरे पास मल्टीपल स्टेट में मैं हूँ, जैसे मैं बैंक ऑफ इंडिया हूँ, तो मैं सारे स्टेट्स में रजिस्टर हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ आपको ऑडिट करो तो आप तो समझ आ गया याद है। तो ये हमारा था सेक्शन 24। अब मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आपको, ज्यादा नहीं, जस्ट 1 मिनट। आप लोग की तरफ फ्रेश होके आ जाइए, 1 मिनट का ब्रेक है, ज्यादा नहीं, आ जाए, फिर मैं आपको सेक्शन 23 पे आता हूँ।
जी चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 23 पे। ब्रेक खत्म हो गया। सेक्शन 23 एग्जम्पशन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या, मेरा 20 लाख के ऊपर हो, 2 करोड़ हो, 2 लाख करोड़ हो, कितना भी हो, मुझे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट एग्जम्पशन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है सेक्शन 23। ये देखो, सपोज एक सप्लायर, ओके ठीक है, ये क्या कर रहा है वो सुनो। ये गवर्नमेंट से क्वेरी पूछ रहा है दैट आई एम सप्लाइंग विद इन द स्टेट एज वेल एज आउटसाइड द स्टेट। क्या बेच रहा है, लेकिन पोटैटोस जो नील रेटेड होते हैं वेजिटेबल्स, टर्नओवर 1 करोड़ रुपए। हॉस्पिटल चला रहे, हॉस्पिटल पे आपको पता है ना, हॉस्पिटल फीस एग्जम्प्ट, टर्नओवर से 5 करोड़ रुपए। ये देखो, ठीक है, एंड टोटल टर्नओवर है टोटल 6 करोड़, राइट। सो ये क्या कर रहे हैं, नील रेटेड गुड्स या एग्जाम गुड्स बेच रहे 1 करोड़ रुपए, हॉस्पिटल फीस कमा रहे 5 करोड़ रुपए, सो टोटल टर्नओवर है 6 करोड़ रुपए। अब ये गवर्नमेंट से क्वेरी पूछ रहे क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, टर्नओवर 20 लाख के ऊपर 6 करोड़ है, तो क्या नंबर लेना पड़ेगा। एक्चुअली तो यस लगता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ कह रहा है सर आप गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो विच आर एक्सक्लूसिवली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, विच आर एक्सक्लूसिवली मतलब पूरा का पूरा, आप जो गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, नील रेटेड है, नॉन टैक्सेबल है, मतलब नॉट सब्जेक्टेड टू जीएसटी। आप लोग गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो जो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, नील है, नॉन टैक्सेबल, नॉट सब्जेक्टेड टू जीएसटी। तो अगर आप ऐसा सप्लाई कर रहे हो तो such supply shall not be subjected to GST registration even though aggregate turnover 20 लाख के ऊपर है, तो भी नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भी नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं सिर्फ एग्जाम गुड्स बेच रहा हूँ तो मतलब कभी जीएसटी आएगा ही नहीं ना यार, तो नंबर लेके क्या करूँ। अगर मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम रेवेन्यू आ रही है, तो मैं जीएसटी नंबर लेके क्या करूंगा। तो ऐसा है, अगर ऐसा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। एक्सक्लूसिवली एग्जाम गुड्स, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सर्विसेज है तो करना नहीं, समझा। 1 रुपए का भी टर्नओवर हुआ टैक्सेबल तो लेना पड़ेगा। जैसे मैं पोटैटोस बेच रहा हूँ 1 करोड़ के साथ में मोबाइल भी बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए का, तो मोबाइल तो टैक्सेबल है ना सर, तो मतलब मुझे जीएसटी नंबर लेना है। एक्सक्लूसिव एग्जाम है तो ही एग्जम्पशन है, वरना तो ही एग्जाम। ठीक है, दूसरा पॉइंट सेक्शन 23 का, ये भाई साहब है सप्लायर, ये क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट है, ये सप्लाई कर रहा है एडवोकेट सर्विस, ये सप्लायर है, वो क्या बोल रहा है मैं एडवोकेट सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरी रेवेन्यू ही 10 करोड़ रुपए, मैं ट्रक भी चला रहा हूँ मतलब जीपीए हूँ सर, करेक्ट, मेरी रेवेन्यू है 2 करोड़ रुपए। अब मैं वो सर्विस दे रहा हूँ जिसपे तो रिसिपेंट जीएसटी भर रहा है, रिवर्स चार्ज। मैं क्या कर रहा हूँ, वो सर्विसेज दे रहा हूँ, वो गुड्स बेच रहा हूँ जिसपे सारे पे रिसिपेंट कर रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 12 करोड़। ऑल द रिसिपेंट्स आर पेइंग जीएसटी। मैं एडवोकेट हूँ, मैं जीटीए हूँ, मैं आपको सर्विस आप लोग भर रहे हो रिवर्स, मैं क्या जीएसटी नंबर का करूँ, बराबर है। एम आई रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, मेरा टर्नओवर तो 12 करोड़, लेकिन मैं जो भी सर्विस दे रहा हूँ उस पर रिसीप है, जीएसटी भर रहा है ना रिवर्स चार्ज पे, मैं तो कलेक्ट ही नहीं कर, मेरी तो लायबिलिटी नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट ने दूसरे पॉइंट पर दिया, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो एक्सक्लूसिवली ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विस दे रहे हो जिसपे रिसीपेंट जीएसटी भर रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ऐसे सप्लायर को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। क्या समझा है ये कि बाउंसर क्या। सपोज मैं एडवोकेट हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो आप लोग भर रहे हो ना रिवर्स चार्ज, तो मैं जीएसटी नंबर लेके क्या करूँ, ये पॉइंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि नहीं समझा था, क्या क्लियर है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हर बच्चों को नॉर्मली तो होता है। ठीक है, ओके चलो।
देयर आर नो डाउट्स, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट। ये देखो, सपोज मैं हूँ सप्लायर महाराष्ट्र का, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ आउटसाइड द स्टेट, सर्विस चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेसर, तो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ आउटसाइड द स्टेट। 18 लाख रुपए की सर्विस दी, ठीक है, किसको? कोई रिसिपेंट है जो दिल्ली का है, ठीक है, अभी आउटसाइड द स्टेट है, आउटसाइड द स्टेट है बट सर्विसेज है। मेरा क्वेरी है, क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो ये देखो, सेक्शन 23 में क्या कहा है पता है? अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं आउटसाइड द स्टेट, तो जब तक मेरा टर्नओवर 20 लाख के बिलो है या अप टू 20 लाख है, तो मुझे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इवन दो विद इन द स्टेट है, आउटसाइड द स्टेट है, मुझे नंबर लेने की जरूरत नहीं। तो इस केस में मुझे जीएसटी नंबर लेना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने गुड्स बेचा होता, सामान गुड्स, तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिंस मैंने सर्विसेज दी है, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप टू 20 लाख ऑप्शन है। ओके, ये तो आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आते, सपोज मैं सुनो 12 लाख की सर्विसेज दे रहा हूँ थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अर्बन क्लैप पे रजिस्टर्ड हूँ एंड प्रोफेसर हूँ, तो अर्बन क्लैप से मैं 12 लाख रुपीज कमाया, अर्बन क्लैप से मैं 12 लाख रुपीज कमाया। ओके, ठीक है, तो क्या टैक्स पेयर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? सेक्शन 23 में यही कहा है कि पर्सन्स हु आर सप्लायर ऑफ सर्विस एंड सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनको नंबर नहीं लेना पड़ेगा अप टू टर्नओवर ऑफ 20 लाख। हाँ, अगर मैं अर्बन क्लब पे रजिस्टर के सामान गुड्स बेचता, गुड्स तो लेना पड़ता, बट सिंस आई एम सप्लाइंग सर्विसेज, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये सेक्शन 23 में लिखा हुआ है जो हम लोग को ध्यान देना है, और ये तो मैं पहले भी बता ही चुका हूँ, वही रिपीट हो रही है। ओके, अब ये पॉइंट्स, एक सप्लायर है मिस सोनाक्षी, ये क्या सप्लाई कर रही है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स। देखो, आउटसाइड द स्टेट दे, हैंडीक्राफ्ट गुड, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाते ना, वो 18 लाख का टर्नओवर है। देखो, हाथ से गुड्स बनते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट गुड्स बोलते हैं इसको, कोई मशीन यूज नहीं होता है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स यूज होते हैं। ओके, तो वो क्या गवर्नमेंट को है कि गवर्नमेंट आई एम सप्लाइंग हैंडीक्राफ्ट गुड्स, पूरा हैंडमेड है, मेक इन इंडिया प्रमोट करो ना, वी मस्ट प्रमोट मैनमेड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। Am I required to get GST number? मेरा टर्नओवर 18 लाख, बट आउटसाइड द स्टेट है, गुड्स देखो आउटसाइड द स्टेट बेचा है, आउटसाइड द स्टेट गुड्स है, वैसे तो कंपलसरी होना चाहिए ना, बट गवर्नमेंट क्या कह रहा है, एज पर सेक्शन 23, अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बना रहे हो, मैं मशीन मेड नहीं, हाथ से बना रहे हो, ठीक है, व्हेन मेड बाय क्राफ्टमैन प्रीडोमिनेंटली बाय हैंड, पूरा प्रीडोमिनेंट मतलब मेजॉरिटी हाथ से ही पूरा मेहनत किया, तो उनको अप टू 20 लाख जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, 20 के ऊपर गया तो करना पड़ेगा, लेकिन अप टू 20 लाख, चाहे विद इन द स्टेट हो, आउटसाइड द स्टेट हो, उनको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये पॉइंट था पूरा सेक्शन 23 का। क्या क्या पॉइंट पड़े? पहला, अगर मैं एक्सक्लूसिवली एग्जाम गुड्स बेचता हूँ तो क्या करूंगा जीएसटी नंबर? एक्सक्लूसिवली एग्जाम सर्विस दे रहा हूँ तो क्या करूं? कभी जीएसटी चार्ज ही नहीं कर सकता, तो मुझे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, अगर मैं ऐसे सर्विसेज दे रहा हूँ जिसपे आप लोग भर रहे हो रिवर्स चार्ज पे, तो मैं जीएसटी नंबर लेकर क्या करूंगा? बट एक्सक्लूसिवली तो मुझे भी नंबर लेने की जरूरत नहीं। कोई एग्रीकल्चरिस्ट होता है ना, जो लैंड पे यानी शुगर केन बनी, वो सब कुछ बनी, वो सब बेच रहा है, तो उसको भी नंबर लेने की जरूरत नहीं। अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ आउटसाइड द स्टेट, तो 20 लाख तक नंबर लेने की जरूरत है। गुड्स होता है तो यार कंपलसरी लेना पड़ता। अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रजिस्टर्ड हूँ एज ए सप्लायर ऑफ सर्विस, मुझे कंपलसरी नंबर लेना होगा। एंड अगर मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहा हूँ, यानी हाथ से बने हुए गुड्स बेच रहा हूँ, अप टू 20 लाख, मुझे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट है। ओके, तो ये देखो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है एक्ट को, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्ट का बनाया हुआ है। क्या ये क्लियर हुआ है? अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लो मुझे। सर, हाँ सर।
सर जैसे आपने बताया कि हैंडीक्राफ्ट में अगर अपन इंटर स्टेट भी बेचते हैं तो अगर अप टू 20 लाख से तो कोई इशू नहीं आता है, मतलब सही जीएसटी बात। रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है। सही बात। है सर। तो सर अगर यही हैंडीक्राफ्ट अपन एग्जीबिशन में बेचते हैं तो फिर कैसे चलेगा तो सर भी ये? सर सेम पॉइंट डिट्टो। तो सर इसमें वो कंडीशन नहीं लगेगी कि पहले से प्री पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सर वो कब लगते, व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, जब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही हटा दी है सेक्शन 23 ने, तो सेक्शन 24 अट्रैक्ट ही नहीं होगा सर, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे काफी लोग ऐसा करते हैं एग्जीबिशन में, हैंडमेड गुड्स, हैंडमेड कपड़े, हैंडमेड सब कुछ करते, तो उनको नहीं रखवाना है, यस सर। वो लोग को माफ हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 23 है ना, वो ओवरराइड करता है सेक्शन 24। ओके सर। ओके, तो ये हमारा था सेक्शन नंबर 23। होपफुली आपको ये पूरा सेक्शन क्लियर हो गया। ओके, अब हम जाते हैं एक अच्छे पॉइंट पे। ये शायद अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो ना, तो ये आपने देखा होगा, क्या आप कह रहे हैं, डिस्प्ले ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एग्जाम्पल सुनो, सपोज मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप लोग सब रिसिपेंट हो, बाहर बन जाओ, मैं आपको गुड्स बेचता हूँ 10 लाख रुपए के, करेक्ट है। अब मैं अनरजिस्टर्ड हूँ ना, तो मैं तो जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकता आपसे, बट मैं चीटर भी हूँ, मैं फ्रॉड करता हूँ, फ्रॉड। मैं बोलता हूँ नहीं मेरे पास नंबर है, मैं आपसे 18% का जीएसटी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो काफी कस्टमर दे देते मेरे को कि ले ले 18% जीएसटी, ये देखो 10 लाख प्लस 18%, मैंने आपसे 1,80,000 का जीएसटी कलेक्ट किया। अब ये मैं जीएसटी नंबर ही नहीं है, मतलब ये सारा पैसा मैं खा गया, आई डिड नॉट पे, मैंने ये जीएसटी पे ही नहीं किया, देखो मेरे पॉकेट में चला गया। तो अब गवर्नमेंट सोच रहा है यार रिसिपेंट को कैसे मालूम पड़ेगा, हाउ शाल, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे पास जीएसटी नंबर है कि नहीं, हाउ शाल रिसिपेंट कम टू नो वेदर सप्लायर इज रजिस्टर्ड। कोई भी झूठ बोल सकता है ना, यूपी में तो ऐसा केस भी हुआ है बहुत बड़ा, कोई भी ऐसा झूठ बोल सकता है, दुकानदार बोल सकता है कि मेरे पास नंबर है लाओ। तो गवर्नमेंट ने एक बताया पॉइंट सुना, गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये रूल सब याद रखने की जरूरत नहीं है, एज पर सब रूल 18(1), 18(2), जो भी मेरे पास ऑफिस है या गोडाउन है, शॉप है, कोई भी मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस पे, कोई भी मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस पे मुझे एक साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड या डिस्प्ले लगाना होगा, किसके लिए, एंड मुझे वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डिस्प्ले करना होगा कि ये मेरा जीएसटी नंबर है। At entry of every place or principal place, additional place, हर जगह पे it is mandatory to have your GST registration का सर्टिफिकेट होना कंपल्सरी। ओके, ठीक है। सिमिलरली हर टैक्स इनवॉइस पे आपको कंपल्सरी, आप डीलर जो इसके पास जीएसटी नंबर है ना, उसको कंपल्सरी लिखना होगा हर एक टैक्स कि ये मेरा जीएसटी नंबर है, ठीक है। अगर ऐसा पर्सन कंप्लाई नहीं करता रूल, तो उसको जनरल पेनल्टी लगती है। अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है एंड मैं बोर्ड नहीं लगाता, तो एक जनरल पेनल्टी करके क्लॉज है, कितनी लगेगी, 25,000 पर एक्ट, 25,000 सीजीएसटी, 25,000 एसडीए, 50,000 का फाइन लगता है। ओके, ये पॉइंट है, तो आप लोग भी ये चेक कर सकते हो। आप लोग कहीं से भी सामान खरीदते हो, अगर जीएसटी भर रहे हो तो चेक करो, इनवॉइस जो दिया है आपको उस पे जीएसटी नंबर लिखा है, एंड उसके शॉप में भी देखो कोने में कि ऊपर स्टार्टिंग में बोर्ड पे, आजकल तो बोर्ड पे भी लगा रहता है जीएसटी नंबर लिखा है। रिसिपेंट ये जीएसटी नंबर वेरीफाई भी कर सकता है, और जीएसटी आप लोग, मैं बताता हूँ कैसे वेरीफाई करते। देखो आप लोग यहाँ जीएसटी वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे सर्च जीएसटी, उस दुकानदार का यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल सकते हैं अगर आपको कंफर्म करना है, यहाँ डालिए। आपको अगर नहीं है तो मालूम पड़ जाएगा कि गलत नंबर, अगर है तो इसका पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको सारा डिटेल उस सप्लायर का आ गया, मतलब बंदा जेन्युइन प्रॉपर है, एक्टिव नंबर दिख रहा है, एक्टिव नंबर दिख रहा है। इज इट ओके? देखो इस तरीके से आप चेकिंग भी कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने तो फैसिलिटी दी, अब आप बेवकूफ बने तो हम खुद जिम्मेदार। ओके, से बहुत ही अच्छा बनाया है डिस्प्ले ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपका बॉस ने ऐसा नहीं किया, तो उसको भी बोलो बॉस तो कर ले, शायद आपकी भी यूएसपी बढ़ेगी।
करेक्ट। अब हम आते हैं वॉलंटरी जीएसटी। ये क्या? वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, सिंपल है, 4 मार्क का शॉर्ट नोट आया था 2 अटेम्प्ट पहले। वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखो, अब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन, सपोज मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं, लेकिन मैंने किसी बंदे से गुड्स खरीदा जो रजिस्टर्ड था, ठीक है, सपोज आपसे मैंने सामान खरीदा, आपके पास जीएसटी नंबर है, मेरे पास नहीं, तो आप लोगों ने तो मुझे जो सामान बेचा, आपने मुझसे 1,00,000 रुपए भी लिए एंड 18% का जीएसटी भी दिया। देखो, आपने मुझे गुड्स बेचा, मैंने आपको 1,00,000 रुपए भी दिए एंड मैंने आपको 18,000 का जीएसटी भी दिया। अब ये जो मैंने आपको जीएसटी दिया, उसका तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड, नंबर ही नहीं है, तो का आईटीसी, तो मुझे आईटीसी नहीं मिला, तो मैं बहुत गुस्से में हूँ। एंड मेरे लिए गुड्स कितने के पड़े? 1,18,000, क्योंकि जो भी जीएसटी मैंने भरा उसका मुझे आईटीसी नहीं मिला, उसका मुझे आईटीसी नहीं मिला, राइट। अब ये गुड्स मैंने बेच दिए 1,20,000 में, देखो रतन टाटा जी को, करेक्ट, करेक्ट, कितने में बेचे? 1,20,000 में, तो मुझे तो प्रॉफिट खाली 2,000 रुपए का हुआ। अगर आप ध्यान से देखो, 1,20,000 में बेचे, 1,18,000 का मेरे लिए कॉस्ट था, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। ये तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, बराबर, तो मुझे भी लॉस हुआ। रतन टाटा जी को कितने में मिला? 1,20,000, सही बात है। अब सपोज ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये कौन है नीचे? रजिस्टर्ड पर्सन, ये भाई साहब भी सेम गुड्स खरीद रहे, इसी रजिस्टर्ड पर्सन से 1,00,000 प्लस 18% जीएसटी, देखो गुड्स खरीदे, अब इनके पास जीएसटी नंबर है, तो ये जो 18,000 का जीएसटी भर रहे, इनको क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट 18,000 का मिल गया, बराबर है। हेंस अब क्या होगा? इनके लिए कॉस्ट कितना रहा? खाली 1,00,000, क्योंकि 18,000 का तो आईटीसी मिल गया, बेनिफिट मिल गया, तो इनको लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या? 1,00,000 रुपए ही रहा, 1,00,000 रुपए ही रहा, बराबर है। अब ये सेम गुड्स वो रतन टाटा जी को बेच रहे हैं कितने में? 1,10,000 प्लस 18% जीएसटी। मैंने 1,20,000 में बेचा, भले जीएसटी नहीं लगा, इसने कितने में बेचा? 1,10,000 प्लस 18%, और ये जो 18% जीएसटी रतन टाटा जी भरेंगे, उनको तो आईटीसी मिल जाएगा उसमें, तो उनके लिए कितना का कॉस्ट हुआ? 1,10,000। तो रतन टाटा जी को मुझसे गुड्स कितने में मिल रहे? 1,20,000। ये भाई साहब कितने में दे रहा है? 1,10,000 में। तो रतन टाटा जी को मुझसे मिल रहे 1,20,000 में, इससे मिल रहे 1,10,000 में, तो ऑब्वियसली रतन टाटा जी इनसे ही लेंगे, मुझसे कौन लेगा? तो मुझसे कोई ले ही नहीं रहा है, रतन टाटा जी सब रजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हैं, क्योंकि रिसिपिएंट को, रतन टाटा जी को सस्ते में भी पड़ रहा है, एंड जो भी वो जीएसटी भर रहे हैं उनको उसका आईटीसी मिल रहा है। तो यार ये तो गड़बड़ हो रही है यार, ये तो लॉस हो रहा है, मुझसे कोई सामान ही नहीं ले रहा, इसलिए जीएसटी एक्ट में कहा जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो सब गुस्से में आ रहे हैं, उनके पास एक ऑप्शन है, वो लोग वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते, मतलब कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी, आप चाहो तो वॉलंटरी सामने से आके जीएसटी नंबर ले सकते हो। ओके, तो मैं वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, इवन दो मेरा 20 लाख से कम है, शायद टर्नओवर ही नहीं हो, तो भी मैं जीएसटी नंबर ले सकता हूँ, ये लिखा है सेक्शन ये वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ऐसे भी काफी वेंडर्स है जो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। क्या ये समझा सबको? वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये पॉइंट। शैल आई मूव फॉरवर्ड? ओके, ठीक है, चलो, तो ये भी एक छोटा सा शॉर्ट नोट आया था आपको। वॉलंटरी मतलब क्या? अगर आता है एग्जाम में, तो when the taxpayer is not compulsory required to register, but in order to increase his business, in order to avail ITC etc, वो voluntary GST registration ले रहा है। ओके, अब आता है सेक्शन 20 अमेंडमेंट इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो अमेंडमेंट इन जीएसटी, देखो क्या हो रहा है वो सुनो। सपोज मैं जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हूँ, ये मेरा जीएसटी नंबर है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद देयर कुड बी चेंज ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। मैं मुंबई में था, पुणे में चला गया, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र नहीं हूँ,
बट प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, बोरीवली था तो कांदिवली, बिजनेस चेंज हो गया विद इन द स्टेट, मुंबई से पुणे चले गए। अरे मेरे कंपनी में जो पार्टनर्स थे, कंपनी में जो डायरेक्टर्स थे, चैरिटेबल ट्रस्ट में जो ट्रस्टी थे वो चेंज हो गए, पार्टनर बदल गए, डायरेक्टर बदल गए, सब चेंज हो गए। बैंक अकाउंट चेंज हुआ मेरा, पहले कोटक में था, अब HSBC में चला है। ईमेल आईडी चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया। ओके, कोई भी चेंज इन द गुड्स, यानी पहले मोबाइल बेचता था, अब लैपटॉप भी बेचता हूँ, कुछ भी था, बैंक अकाउंट चेंज हुआ, ईमेल आईडी चेंज हुआ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो अपना, नया नंबर नहीं लेना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग नंबर में ही आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कोई नया नंबर नहीं लेंगे हर एक चीज के। ओके, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर कोई भी चेंज होता है, चेंज मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट, तो आपको ये अमेंडमेंट करना पड़ता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग क्या क्या अमेंडमेंट होती है, दो काइंड ऑफ अमेंडमेंट। पहली होती है कोर फील्ड अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट में गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, मतलब जो भी आपका जीएसटी ऑफिसर है वो अप्रूवल देगा कि चलो अमेंडमेंट एक्सेप्टेड, तो ये अमेंड होता है। ओके, एंड दूसरा होता है नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट, इसमें क्या होता है, आप जो भी अमेंडमेंट करो डीम टू बी अप्रूव, अप्रूवल कोई आएगा नहीं डिपार्टमेंट से, डीम टू बी अप्रूव, नॉन कोर फील्ड, ये दो टाइप होते हैं। एग्जाम में 4 मार्क का आया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोर एंड नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट। तो देखो, कोर फील्ड मतलब जहां जीएसटी ऑफिसर आपका अमेंडमेंट अप्रूव करेगा, नॉन कोर फील्ड मतलब जहां पे कोई भी अमेंडमेंट अप्रूवल नहीं, डीम टू बी अप्रूव माना जाएगा। ओके, अमेंडमेंट इज डीम टू बी एक्सेप्टेड। अब देखो मैं समझाता हूँ, पहला कोर फील्ड अमेंडमेंट, ठीक है, तो ये देखो कोर फील्ड अमेंडमेंट में क्या आता है, सॉरी हाँ, कोर फील्ड अमेंडमेंट, अगर मेरा ट्रेड नेम बदल, ट्रेड नेम मतलब क्या, बिजनेस का नाम ही बदल गया, ओके, या मेरा लीगल नाम बदल गया, एबीसी लिमिटेड से XYZ कर डाला, तो फिर मुझे कोर फील्ड अमेंडमेंट करना पड़ता है। जैसे आप मैकडोनल्ड जाओ, अचानक मैकडोनल्ड का नाम कुछ और कर दे, तो अमेंडमेंट करना पड़ता है, कोर फील्ड जीएसटी ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ती है। मेरा नाम प्रतीक है, कल से मैं एबीसी नाम कर दूं, तो यार चीटिंग हो गया ना, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मैंने अपना नाम बदला। दूसरा अमेंडमेंट, अगर मेरे पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, अगर मेरे डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, कंपनी के ट्रस्टीज चेंज हो रहे हैं, तो मुझे गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना पड़ेगा। सपोज मैं और आप पार्टनर, अब मैं कोई गफला करके कंपनी छोड़ देता हूँ, कल तो गवर्नमेंट आपको ही पकड़ेगी, बराबर, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि प्रतीक छोड़ रहा है और कोई दूसरा है, सो यू नीड अप्रूवल। सो अगर कंपनी में ऐड होते हैं, डिलीट होते हैं, चेंज होते हैं पार्टनर डायरेक्टर, तो ये करना पड़ता है। दूसरा, आपका एड्रेस चेंज हो रहा है विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट हो तो नया नंबर लेना पड़ता है। विद इन द स्टेट आपको एड्रेस चेंज होता है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, मुंबई से पुणे चले गए, करेक्ट, गोडाउन शिफ्ट कर दिया, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर ऐसा होता है यू नीड अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। अब मेरा जुरिस्डिक्शन चेंज हो गया, आपको ऑफिसर भी चेंज हो जाए, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन को अमेंडमेंट कितने दिनों में करना है, 15 दिनों के अंदर करना है, विद इन 15 डेज ऑफ द अमेंडमेंट ये करना, 15 दिनों के अंदर ये अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने अमेंडमेंट किया ना एप्लीकेशन, उसके 15 दिनों में ऑफिसर या तो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, 99% एक्सेप्ट हो ही जाता है अनलेस सब कोई गड़बड़। ओके, तो ये होगा कि जिस दिन मैंने एप्लीकेशन की उसके नेक्स्ट 15 दिन में ऑफिसर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देता है। तो कैसे अमेंडमेंट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जब आप लॉग इन करोगे ना सर्विसेज में, रजिस्ट्रेशन में एक ऑप्शन आपको दिखेगा, देखो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोड, ठीक है, यहाँ पे आपको जाना, एंड जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए ना वो ही हमें यहाँ पे सारे के सारे मिले। क्या क्या अमेंडमेंट कर, देखो लीगल नेम, ट्रेड नेम आप चेंज कर सकते हो, लीगल नेम चेंज कर सकते हो, एड्रेस मुंबई से शायद पुणे चले गए, विद इन द स्टेट है प्लीज, विद इन द स्टेट। जैसे आपका लीगल नेम चेंज हो गया है, नया नाम क्या है, रीजन क्या है, कब चेंज हुआ, 15 दिनों के अंदर करना पड़ता है ना, 15 दिनों के अंदर करना पड़ता है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। लीगल नेम चाहिए, रीजन दीजिए क्यों नाम बदला, एंड सेव करके अपलोड कर सकते हो। एड्रेस चेंज हो गया तो वो कर सकते हो, आपका वार्ड चेंज हो गया, मुंबई से पुणे चले गए, ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। कोर फील्ड अमेंडमेंट,
ठीक है, पहले एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। इन कौन से फॉर्म, वो फॉर्म आपको एग्जाम में नहीं है, मैं सिर्फ एडिशनल ज्ञान दे रहा हूँ आपको। अमेंडमेंट ये जो मैंने अभी ऑनलाइन दिखा है ना, यहाँ पे एप्लीकेशन करनी है कितने दिनों के अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ द अमेंडमेंट। जिस दिन चेंज किया उसके 15 दिनों के अंदर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, 15 दिनों के अंदर एप्लीकेशन करनी होगी। अब क्या होगा, जीएसटी ऑफिसर वेरीफाई करेगा, अगर सब कुछ बराबर है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट प्रॉपर किया, एवरीथिंग इज करेक्ट, तो वो सीधा ऑर्डर ऑफ अप्रूवल देगा कि चलो अप्रूवल है, एक्सेप्टेड, आपका अमेंडमेंट ओके, अप्रूवल आ गया। लेकिन काफी बार क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं, मैं कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना रह गया, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो मुझे क्या भेजेगा, शो कॉज नोटिस भेजेगा कि क्यों तेरा अमेंडमेंट एक्सेप्ट करूं, रीजन वो मुझे शो कॉज नोटिस देगा 15 दिन। एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहले मुझे बोलेगा कि मैं तेरा अमेंडमेंट, शो मी द कॉज, क्यों तेरा अमेंडमेंट एक्सेप्ट करूं, शो कॉज नोटिस। अब मैं उसको रिप्लाई दूंगा विद इन 7 डेज। जिस दिन शो कॉज नोटिस आई उसके 7 दिनों में रिप्लाई करेंगे। देखो रिप्लाई दे दिया 7 दिनों के, नोटिस आने के 7 दिनों के अगर रिप्लाई सैटिस्फैक्टरी लगा उस बंदे को मेरा, तो वो अप्रूव कर देगा, देखो अप्रूव। लेकिन अगर वो मेरे रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, ऐसे होता है, फिर आपको वापस नया एप्लीकेशन करना। ओके, सो दिस इज द फंडा। यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर फील्ड अमेंडमेंट, जहाँ पे अमेंडमेंट होने के 15 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, ये प्लीज याद रखना, 15 दिनों में एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो शो कॉज नोटिस भेजेगा एंड अकॉर्डिंगली ये वर्क होता है। कोर फील्ड अमेंडमेंट वापस देखो एक बार, पहले एप्लीकेशन होती है 15 दिनों के अंदर, अगर सब कुछ करेक्ट है तो ऑफिसर अप्रूव कर देगा ऑर्डर, लेकिन अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो क्या होगा, शो कॉज नोटिस आ जाएगी REG 4। आपको 7 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर रिप्लाई देना है। अगर सेटिस्फाई रहा तो वो आपको अप्रूव कर देगा, अगर सेटिस्फाई नहीं रहा तो वो रिजेक्ट कर देगा। आगे से वो होता है सर, इसमें अगर समझो प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं रहे तो, मतलब अभी देखो आजकल जैसे कोविड की वजह से सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अभी हमारी फ्रॉम होम इज कंपनी, प्लेस ऑफ बिजनेस, आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दीजिए। नहीं अभी मतलब जैसे जो डायरेक्टर या किसी और का देगा उसका मतलब। नहीं, मैंने कंपनी का बात कर रहा हूँ। हाँ सर, कंपनी का। अभी जैसे हमारा ऑफिस था अंधेरी में, हाँ, हम लोगों ने ऑफिस बंद कर दिया। हम लोग अभी 3-4 लोग ही कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, सब लोग घर से काम कर रहे हैं। वी डोंट नीड एक्चुअली ऑफिस नाउ बिकॉज वी कैन वर्क फ्रॉम होम ऑल द पीपल। सबका मतलब काम ही पूरा ऑनलाइन ही है। ठीक है, तो इन दैट केस वी डोंट हैव एनी रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग जो भी है कर रहे हो, मतलब प्राइवेट लिमिटेड है कि प्रोप्राइटरशिप है? प्राइवेट लिमिटेड सर। तो प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस ना हो तो आप एमसीए पे रजिस्टर ही नहीं हो सकते। नहीं, एड्रेस पहले था, अब हम लोगों ने निकाल दिया है। हाँ, तो एमसीए पे कौन सा एड्रेस है सर? एमसीए पे तो रजिस्टर्ड है सर, रजिस्टर्ड ऑफिस तो चेन्नई में है। हम लोगों ने, हमारा बिजनेस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट ऑफिस था, वो नंबर, वो ऑफिस पे हम लोगों ने जीएसटी नंबर लिया था। ओके, ना वो कॉर्पोरेट ऑफिस भी कोविड में हम लोगों ने बंद कर दिया। वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम। हाँ, तो अब जो कोई भी एक डायरेक्टर है या की मैनेजरियल पर्सन है, उसके घर के एड्रेस पे आपको ये जीएसटी नंबर का प्रोसेस करना पड़ेगा। कोई तो एड्रेस मैंडेटरी है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास जीएसटी नंबर अगर मुझे चाहिए तो मेरी कोई ऑफिस नहीं है सर, मैं प्रोप्राइटर हूँ, घर से ही काम करता हूँ, तो मुझे अपना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा एंड मैं अपने एड्रेस पे जीएसटी नंबर लेके काम कर सकता हूँ। अगर प्रिंसिपल डायरेक्टर्स वो लोग भी यहाँ पर नहीं है तो? हाँ, तो कोई भी की मैनेजरियल पर्सन लीजिए, एक एड्रेस तो मैंडेटरी है। तो कोई भी की मैनेजरियल एम्प्लॉय है, पर्सन है, उसके एड्रेस के बेस पे आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा था कोर फील्ड अमेंडमेंट, जहाँ पे आपको ऑफिसर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब आता है नेक्स्ट नॉन कोर। इसमें कोई झंझट ही नहीं है, इसलिए एग्जाम में भी नहीं आता है। क्या, जैसे आपका ईमेल आईडी चेंज हो गया या उससे जीमेल हो गया, मोबाइल नंबर चेंज होगा, वोडाफोन से आप एयरटेल चले गए,
बैंक अकाउंट आपने नया खोला या चेंज किया, बीओबी से एसबीआई में गए, नया प्रोडक्ट बेचने लगे, पहले इतने सारे डीमार्ट को कितने बेचता है वो करते थे, अब आप सर्विस भी देने लगे साथ में। अगर ऐसी सारी चीजें, तो हर चीज के लिए क्या मैं गवर्नमेंट का अप्रूवल लूं? मैं मोबाइल चेंज करूँ तो क्या ऑफिसर की परमिशन लूं? ये सब के लिए परमिशन नहीं चाहिए, बट हाँ ऑफिसर को बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑफिसर को इन्फॉर्म करूंगा, अप्रूवल नहीं चाहिए उसका। ओके, नॉन कोर फील्ड में आपको अमेंडमेंट का एप्लीकेशन तो करना है, बट उसमें अप्रूवल नहीं आएगा, ऑफिसर कुछ भी हाँ या ना नहीं बोलेगा, डीम टू बी अप्रूव, डीम टू बी एक्सेप्टेड। तो ये चीज है, अगर मैं जीमेल का याहू में गया तो मैं खाली अमेंडमेंट कर दूंगा कि याहू में गया, बस इन्फॉर्म कर, तेरा परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, तो ऑफिसर हाँ या ना कुछ नहीं बोलेगा, डीम टू बी एक्सेप्टेड। कैसे करते हैं देखो, जैसे सर्विसेज में आप जाओगे रजिस्ट्रेशन में, वहां पे एक ऑप्शन है नॉन कोर, नॉन कोर फील्ड। यहाँ पे जब आप जाओगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, देखो ये जो भी पेंसिल मार्क जैसा दिखेगा ना, वो सब आप अमेंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप क्या क्या अमेंड कर सकते हो, जैसे कुछ आपका, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वन सेकंड। जैसे आप प्रमोटर पार्टनर हो, जैसे मैं ये पार्टनर है भाई साहब, अब इनका एड्रेस चेंज हुआ है, मोबाइल नंबर चेंज हुआ, तो आप ये एडिट कर सकते हो। ओके, घर का रेसिडेंशियल एड्रेस चेंज हो, घर का, ऑफिस का नहीं, तो आप चेंज कर सकते हो। नया फोटो अपलोड करना है, कोई ये फोटो अच्छा नहीं लगा, पुराना है, तो कर सकते हो। करेक्ट, तो ये सारी चीजें आप नॉन कोर फील्ड में कर सकते हो, कोई भी ऐसा बड़ा बात नहीं। इज इट ओके? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन कोर फील्ड एग्जाम में नहीं आता, बट पता तो होना चाहिए। यहाँ पे ऑफिसर की अप्रूवल या कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, आप लोग बिंदास ऐसे ही अमेंडमेंट कर सकते हो। फेयर इनफ? ओके, अब हम जाते हैं सेक्शन 29, और ये 3 बार आ चुका है एग्जाम, 3 बार। सेक्शन 29 क्या कह रहा है? कैंसलेशन ऑफ जीएसटी नंबर, मतलब मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैं आइदर खुद कैंसिल कर रहा हूँ या गवर्नमेंट मेरा कैंसिल कर रही है, उसके बारे में। सेक्शन 29 3 बार आया एग्जाम में, एंड सीए के एग्जाम में भी तो 4 बार आ चुका है, चार्टर्ड अकाउंट। इतना इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैंसलेशन। सुनो, कैंसलेशन 2 टाइप के, पहला मैं खुद कैंसिल कर रहा हूँ अपना नंबर, बिजनेस बंद कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं जीएसटी नंबर कैंसिल कर रहा हूँ। एंड दूसरा, जहाँ पे गवर्नमेंट सुओ मोटो, सुओ मतलब गवर्नमेंट खुद कैंसिल कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे कैंसिल नहीं करना है, बट यार गवर्नमेंट आके कैंसिल कर देगी। ये दो सिनारियो, ये दो सिनारियो, कैंसिलेशन बाय टैक्स पेयर एंड कैंसिलेशन बाय गवर्नमेंट, ये दो सिनारियो। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कैंसिलेशन, जहाँ पे टैक्स पेयर खुद अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करता है, सुओ मोटो, सुओ मोटो नहीं सॉरी, कैंसिलेशन बाय टैक्स पेयर, टैक्स मैं खुद अपना नंबर कैंसिल कर। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये देखो मिस्टर चंकी पांडे, ये गवर्नमेंट से कुछ पूछ रहे हैं कि सर मैं एक्टर हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, प्रोफेशन है मेरा, जीएसटी नंबर है मेरे पास, बट अभी मेरा टर्नओवर सर 20 लाख से कम है पिछले साल में, और इस साल में भी कुछ होने नहीं वाला है, एक भी मूवी कुछ नहीं मिल रही, बराबर है। तो वो पूछा कि गवर्नमेंट क्या मैं अपना नंबर कैंसिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? आप समझे क्या हुआ? बिजनेस कर रहा है, एक्टिंग का आज भी चालू है, बट टर्नओवर 20 लाख से कम, तो जीएसटी का झंझट नहीं चाहिए। तो देखो गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट कहता है कि सर सिंस टर्नओवर 20 लाख के बिलो है, पिछले साल में भी 20 लाख से कम है, इस साल भी 20 लाख में नहीं लग रहा है, तो आप अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकते हो फॉर्म REG 16 में। वो REG 16 आपको एग्जाम में नहीं है, सिर्फ एडिशनल ज्ञान। ओके, सो टैक्स पेयर में कैंसिल इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। टैक्स पेयर अपना नंबर कैंसिल कर सकता है, समझ गए आप लोग? तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है, आप लोग कैंसिल कर दो, क्या बात है, प्रॉब्लम ही नहीं। तो सर इसको जानते हो, मिस्टर राहुल रॉय, फिर भी बोल रहे हैं कि सर मैं एक एक्टर हूँ, जीएसटी नंबर था मेरे पास, बट अब तो मैंने एक्टिंग ही छोड़ दी। क्या बोल रहे हैं? मैंने एक्टिंग ही छोड़ दी, बंद कर दी एक्टिंग, कोई पिक्चर देता ही नहीं है सर, शट डाउन माय एक्टिंग प्रोफेशन, माय टर्नओवर आज भी नील है, कल भी नील रहेगा, पहले भी नील ही तो था सर, तो क्या मैं जीएसटी नंबर कैंसिल करूँ? देखो चंकी पांडे कह रहा था मैं एक्टिंग करूंगा, बट टर्नओवर 20 से कम, ये बोल रहा है कि मैं एक्टिंग ही छोड़ दी है, बिजनेस ही बंद हो गया।
तो गवर्नमेंट कहता है सर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है, यू शट डाउन योर बिजनेस। तो जब बिजनेस ही नहीं है तो जीएसटी नंबर का क्या करोगे? ऑब्वियसली यू कैन कैंसिल योर जीएसटी नंबर, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, खत्म हो। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पे टैक्स पेयर खुद अपना जीएसटी कैंसिल कर सकता है। अब आता है थर्ड, ये इंटरेस्ट। देना बैंक सबको पता है, ठीक है। ये क्या हो गए पता है? देना बैंक का क्या, एक अमालगमेट हो गए, इसके साथ बैंक मर्ज हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देना बैंक के सारे अकाउंट सब कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आ गए। ओके, इट हैज मर्ज बोलो, अमालगमेटेड बोलो विद बैंक ऑफ बड़ौदा। पूरा बिजनेस देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा चला है। सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, जो भी कुछ था सब कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला। अब तो लोगों के लिए देना बैंक बंद हो चुकी है, बैंक ऑफ बड़ौदा ही है। एसेट, लायबिलिटी सब चला है। क्या ये देना बैंक पूछ रही है गवर्नमेंट को कि कैन देना बैंक, अब तो यार एक्सिस्टेंस ही नहीं, लोग जानते ही नहीं, तो क्या देना बैंक अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन है। ओके, तो गवर्नमेंट वही कह रहे कि देना बैंक अब तो अमालगमेट हो गया, मर्ज हो गया है, तेरा तो एग्जिस्टेंस ही चला गया। एंटायर बिजनेस शैल नाउ बी कंटिन्यूड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, अमालगमेटेड कंपनी। ओके, पैन कार्ड भी तो तेरा कैंसिल होगा देना बैंक। जब पैन कार्ड ही नहीं बचा है तो जीएसटी का क्या करेगा? ऑब्वियसली द अमालगमेटिंग कंपनी या जो कंपनी मर्ज हो रही है वो अपना नंबर कैंसिल कर सकती है, क्योंकि वो तो बंद हो गई। ठीक है, तो जब कोई भी कंपनी अमालगमेट होती है, मर्ज होती है, कंपनी है ना, कुछ भी हो, कंपनी, बैंक, कुछ भी हो सकता है, वो लोग अपना नंबर कैंसिल कर सकते, तो देना बैंक कैंसिल कर सकता। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, एक कंपनी एबी थी, क्या नाम था? कंपनी एबी। और इसका क्या मर्ज नहीं हुआ, बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ा बिजनेस था, तो यार मैनेज नहीं हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, अपने एसेट लायबिलिटी को डीमर्ज कर दिया। डीमर्ज यानी टुकड़े कर दिए कंपनी ए एंड बी में, कुछ कंपनी ए को दे दिया, कुछ कंपनी बी को दे दिया, कंपनी ए बी तो बंद हो गई, डीमर्जर बोलते हैं इसको, शायद अकाउंट्स में था आपको। ओके, तो कंपनी ए बी ने अपना पूरा बिजनेस बंद कर दिया एंड टुकड़े में कंपनी ए एंड कंपनी बी को डीमर्ज कर दिया। तो कंपनी ए बी पूछा, तो सब कुछ ए और बी को दे दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो कंपनी ए बी क्या कैंसिल हो सकता है नंबर? तो गवर्नमेंट वही कह रही कि डीमर्ज एंटिटी मतलब डीमर्ज का तो एग्जिस्टेंस ही चला गया। एंटायर बिजनेस शैल नाउ बी कंटिन्यूड बाय न्यू एंटिटी, और भी चला है। डीमर्ज एंटिटी का तो पैन कार्ड भी कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर डीमर्ज एंटिटी है वो अपना नंबर कैंसिल कर सकती है, वो अपना नंबर कैंसिल कर सकती है। इज इट ओके? सो अगर आप डीमर्ज कर देते हो अपनी कंपनी को, फर्म को, कुछ भी, तो ऐसी डीमर्ज कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस ही चला गया वो अपना नंबर कैंसिल कर सकती है। करेक्ट? अब ये देखो, ये एक बहुत ही रियल स्टोरी है, ये तो आपको पता ही होगा। मिस्टर अनिल अंबानी एक बिजनेस करते थे इलेक्ट्रिसिटी का। पहले आपको रिलायंस का बिल आता था ना इलेक्ट्रिसिटी का, पहले आपको रिलायंस का बिल आता था। अब क्या हो गया, उसने अपना बिजनेस बेच दिया, बहुत लॉस हो रहा था ना सर, इनको पता है ना, रियल में हुआ है, तो इन्होंने अपना बिजनेस बेच दिया अदानी जी को। तो अब आप लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखोगे, जिनका रिलायंस का आता था वो अदानी जी का आता है, पर देखो लोगो अदानी, क्योंकि पूरा बिजनेस ही बेच दिया, पूरा बिजनेस, एसेट्स, लायबिलिटी सब कुछ ट्रांसफर हो चुका है अदानी। अब अनिल अंबानी आप लोगों से पूछे क्या वो अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या वो अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट यही कह रहा है कि सर आपने अपना पूरा बिजनेस बेच दिया, ओके, आपका सब कुछ खत्म हो गया, एंटायर बिजनेस इज ओवर, तो पैन कार्ड भी आप अपना कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो ऑफ रिलायंस का। ओके, तो देयरफॉर यू कैन कैंसिल योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आप अपना नंबर कैंसिल कर सकते हो। अगर मैं अपना पूरा बिजनेस ही आपको दे दूं तो मैं जीएसटी नंबर लेके क्या करूँ? बिजनेस तो आप चला रहे हो, तो आप लो ना नया नंबर, तो मैं अपना कैंसिल करवा सकता हूँ, आप लोग अपना चला सकते। ठीक है, तो ये सारे केसेस मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ टैक्स पेयर अपना नंबर कैंसिल कर सकते। एक और बता रहा हूँ, मिस्टर एबी एक सोल प्रोप्राइटर थे। कौन है मिस्टर एबी? ये हमारे मिस्टर एबी है, एक सोल प्रोप्राइटर, ये मिस्टर एबी
के बंदे बिजनेस कर रहे हैं, सडनली इनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो बिजनेस कैसे करेगा? आत्मा आके बिजनेस करेगी इनकी? सर इनकी डेथ हो गई तो एंटायर बिजनेस, एसेट, लायबिलिटी सब कुछ ये भाई साहब ने ले लिया। जो भी एसेट, लायबिलिटी सब कुछ था वो इन्होंने ले लिया। अरे तो जो मर गया ना उसका रिप्रेजेंटेटिव आया, रिप्रेजेंटेटिव भाई आया, कोई भी कजिन आया, सीए आया, कोई भी आया, वो गवर्नमेंट से पूछ रहा है क्या नंबर कैंसिल कर सकते हैं? वो जो मर गया वो तो पूछ नहीं सकता, तो कैन द रिप्रेजेंटेटिव पूछ रहा है नंबर कैंसिल कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट वही कह रहा है जब मर गया तो क्या उससे आत्मा से कराऊं बिजनेस? वो तो बिजनेस रन नहीं करेगा, कोई और करेगा, उसका तो पैन कार्ड भी कैंसिल हो जाएगा, पूरा बिजनेस बंद। तो ऑब्वियसली वो अपना नंबर कैंसिल करवा सकता है। तो कोई सोल प्रोप्राइटर मर जाता है तो वो सोल प्रोप्राइटर का जीएसटी नंबर सबसे पहले कैंसिल करना है, ठीक है? उसका बिजनेस कोई और टेक ओवर कर रहा है तो वो बंदा उसका जीएसटी नंबर दे। समझ गए? तो ये इस तरीके से कुछ वर्किंग होता है। ओके, तो अगर हमें शॉर्ट नोट आती है कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय टैक्स पेयर, मतलब टैक्स पेयर ने मैं अपना नंबर खुद कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या 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 पॉइंट्स होने चाहिए? बनते ये बाहर आ गया, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखो, पहला पहला जब मेरा टर्नओवर 20 लाख के बिलो हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट के बिलो, तो मैं कम बंद करवा सकता हूँ। मैं बिजनेस ही बंद कर रहा हूँ, बिजनेस डिसकंटिन्यूड, तो मैं कैंसिल करवा सकता हूँ। मैं अमालगमेट हो रहा हूँ, मर्जर हो रहा हूँ, तो मैं कैंसिल करवा सकता हूँ। डीमर्ज कर रहा हूँ तो मैं कैंसिल करवा सकता हूँ। पूरा बिजनेस अदानी जी को ट्रांसफर कर दिया तो मैं क्या करूंगा? तो कैंसिल करवा सकता हूँ। डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, ठीक है? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, ऐसा कुछ हो गई तो भी मैं कैंसिल करवा सकता हूँ। इज इट ओके? तो ये हमारा छोटा सा शॉर्ट नोट था सेक्शन 29 का 4 मार्क का। कब टैक्स पेयर खुद अपना नंबर कैंसिल करवा सकता है, तो ये सारे पॉइंट है। ओके, ठीक है? अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अब हम आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। ओके, उसके पहले एक स्टोरी सुनते हैं। ये देखो, मिस्टर अक्षय कुमार है, ये लोग को डिस्कस कर रहे हैं कि चलो कोई बिजनेस चालू करते हैं, कोई फ्रॉड कर, देखो इंटेंशन ही गलत है। बिजनेस करने का पर्पस क्या है? कोई फ्रॉड करना है। ओके, अक्षय कुमार बोल रहे परेश रावल जैसे कि कोई बिजनेस करते सर फ्रॉड करते। परेश रावल जी बोल रहे बिजनेस करेंगे तो जीएसटी नंबर तो लेना होगा, भले फ्रॉड है तो क्या है, जीएसटी नंबर लेना होगा, कितने कंप्लायंसेस होंगे, जीएसटी रिटर्न करना होगा। यार बिजनेस नहीं करना। अक्षय कुमार कुछ कह रहे कि हम सारे बिजनेस तो करेंगे, जीएसटी नंबर भी लेंगे, बट सारे कॉन्ट्रावेंट करेंगे, प्रोविजन रूल सब कुछ, कोई सेक्शन फॉलो नहीं करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है पता नहीं, रिवर्स चार्ज क्या होता है हम खुद भरेंगे ही नहीं। हम लोग फ्रॉड करेंगे, मिस स्टेटमेंट करेंगे, फैक्ट्स छुपा देंगे, ऐसा सप्रेशन में छुपाए, जानबूझ के मिस, बिल्कुल मिस्टेक, ऐसा करके बिजनेस करें। दिख रहा है क्या हो रहा है? ऐसा प्लान कर रहे हो। अभी बोल रहे बट जीएसटी रिटर्न का क्या, वो तो हर महीने भरना पड़ेगा ना, वो तो करना ही पड़ेगा ना हर महीने। जीएसटी रिटर्न का क्या, फ्रॉड करे कुछ भी करे, रिटर्न तो भरना पड़ेगा हर महीने। कहाँ से करेंगे, कौन करेगा? अब ये बोल रहे वो कौन करेगा जीएसटी रिटर्न? अब वो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 6 महीने तक रिटर्न ही नहीं भरेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे। और अगर हम कंपोजिशन स्कीम में आए, वो भी एक स्कीम है, वो मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, तो हम 3 क्वार्टर तक रिटर्न्स नहीं भरेंगे। हम कंपोजिशन डीलर को 3 महीने में एक रिटर्न देना, वो मैं सिखाऊंगा। तो हम लोग 3 क्वार्टर तक रिटर्न, 9 महीने तक रिटर्न से नहीं भरेंगे, ये प्लान था। हम नंबर ले लिया, बट क्या हुआ, नंबर लेके कोई फायदा नहीं। वॉलंटरी ले लिया नंबर, बट बिजनेस ही चालू नहीं। 6 महीना हो गया बिजनेस चालू ही नहीं किया, बैठे बेचारे ट्राई कर रहे, बिजनेस ही नहीं मिल रहा। ऐसा होगा, ऐसा हुआ। तो पहला क्या, फ्रॉड किया, सारे एक्ट के प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट किए, 6 महीने तक रिटर्न्स नहीं भरे, एंड बिजनेस चालू किया तो कोई बिजनेस 6 महीने तक मिला ही नहीं। तो ये मैं पागल हूँ जैसी स्टोरी बोल रहा हूँ? ये ही पॉइंट है कैंसिलेशन बाय टैक्स ऑफिसर, जब गवर्नमेंट हमारा नंबर कैंसिल करे। तो ये सारे पॉइंट है। कब कैंसिल करेगी? अगर मैं बार बार एक्ट के प्रोविजंस कॉन्ट्रावेंट कर रहा हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट बिना सोचे समझे लिए जा रहा हूँ, ऐसा कुछ, करेक्ट? कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हूँ, बराबर है, एंड 3 क्वार्टर्स तक रिटर्न्स नहीं भर रहा हूँ। 3 क्वार्टर्स तक मतलब 3 महीने, 9 मंथ्स तक रिटर्न नहीं भरे,
हर 3 महीने में एक रिटर्न भरना पड़ता है। मैंने 3 consecutive क्वार्टर रिटर्न नहीं भरा, बराबर है। या फिर मैं रेगुलर स्कीम में हूँ एंड मैं 6 महीने तक रिटर्न नहीं भर रहा हूँ रेगुलर स्कीम में, बराबर है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है मैंने, बट मैं बिजनेस 6 महीने तक चालू ही नहीं कर रहा हूँ। वॉलंटरी नंबर तो ले लिया, बट 6 महीने तक बिजनेस ही चालू नहीं किया। या फिर मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, गलत डॉक्यूमेंट, गलत चीटिंग, विलफुल मिसस्टेटमेंट। अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो गवर्नमेंट मेरा आके नंबर कैंसिल कर सकता है। ये पॉइंट, गवर्नमेंट आके मेरा नंबर कैंसिल कर देगा, मेरा बिजनेस ही बंद करवा देगा। तो देखो ये पॉइंट है, ये नोट्स में है, आपको इससे डरो मत, ये आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अब सुनो गवर्नमेंट क्या कह रही है, नंबर कैंसिल करने से पहले क्या होता है वो भी सुनो। कैंसिलेशन मतलब ऐसा नहीं कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो, हाँ वरना तो सब लोग ऐसा करेंगे, 6 महीने तक रिटर्न से नहीं भरेंगे, नंबर कैंसिल कर जाना है, नहीं कर, ऐसा नहीं होता। अगर आपने नंबर कैंसिल किया है तो आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, करेक्ट है। आपको प्रायर टू डेट ऑफ कैंसिलेशन सब कुछ करना। तो देखो आए ये लोग कुछ समझे नहीं, ये लोग तो वापस गवर्नमेंट समझे कि जो भी आपने गुड्स बेचे फ्रॉड करके, जो भी करके, आपको उस पर जीएसटी भरना है। तो ये लोग सुन के जा रहे थे, गवर्नमेंट लोग कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, वापस आए। गवर्नमेंट कुछ और कह रहा है कि सिंस आप जीएसटी भर रहे हो ड्यू डेट के बाद, लेट भर रहे हैं ना ये लोग, 6 महीने बाद भर रहे हैं, तो क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, लेट फी भरनी पड़ेगी क्योंकि डिले किया, इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, लेट फी भी भरना पड़ेगा। तो सुन के जा रहे हैं, तो वापस बोला गवर्नमेंट, इधर कहाँ जा रहे हो, कुछ और भी है। गवर्नमेंट बोल रहे कि सिंस आपका जीएसटी नंबर अभी कैंसिल हो गया, तो आपका जो भी लायबिलिटी थी, अब तक जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकते हो, बराबर है। अब आप नंबर ही कैंसिल हो गया तो जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकते, बराबर है कि नहीं। तो आप अपना जो भी क्लोजिंग स्टॉक था ना, जो सामान स्टॉक पड़ा, उसका आईटीसी भी रिवर्स करना, उसका आईटीसी भी रिवर्स करना होगा। ये पॉइंट मतलब जो भी स्टॉक पड़ा है जिसपे जीएसटी उन्होंने भरा था वो रिवर्स करना होगा, क्योंकि अब तो नंबर ही कैंसिल हो रहा है, आईटीसी नहीं ले पाएंगे। फिर वापस बोला कि अगर आपने कैपिटल गुड्स खरीदा, याद है ना कैपिटल गुड्स का लाइफ 5 साल होता है, 5 साल तक आप लोग बेच नहीं सकते। अब तो सिर्फ नंबर ही कैंसिल हो रहा है, से 2 साल ही यूज किया, बाद में नंबर कैंसिल हो रहा है। तो जो रिमेनिंग 3 इयर्स का है वो आपको आईटीसी पे करना होगा, वो रिवर्स करना होगा या पे करना। इतने सारे फैक्टर्स, इतने सारे पॉइंटर्स है यहाँ, समझे। तो ये हमारा था सेक्शन 29। क्या ये आपको पूरा समझा है? कैंसलेशन पहले गवर्नमेंट कब कैंसिल करती है, वो कैंसिल करती है तो भी ये सारी चीजें करनी पड़ती है।